गुड मॉर्निंग। सर वहाँ पे अपकमिंग में 3 PM दिखा रहा है, आप थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए वहाँ पे। नहीं नहीं, अब चेंज हो गया है, वो गलती से लग गया था। अब ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और सॉल्व नहीं हुआ है? इज देयर एनी सच क्वेश्चन? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पहले डिस्कस कर लें, अदरवाइज वी विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक। रिजिड रोटेटर। क्या कह रहे हो? रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर? क्या उसमें क्या हो गया? हम्म, रिजिड रोटेटर में क्या हो गया? बोला तो करो ना कि इतना सिर्फ रिजिड रोटेटर बोल करके और चुप हो जाओगे, तो इससे कैसे पता चलेगा हमें? आप क्वेश्चन था सर इसमें। कल तो कराए थे रिजिड रोटेटर से क्वेश्चन। आप लोग पूरा बोला करो सेंटेंस। रिजिड रोटेटर बोल करके चुप हो जाओगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हाँ, 35 नंबर वाला क्वेश्चन। एक मिनट देख रहे हैं। थर्टी फाइव कौन सा क्वेश्चन है, देखें। ये यस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अगर मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाए होते तो बन गया होता। ठीक है, देखो ये कल हम बताए थे कि रिजिड रोटेटर का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। व्हाट इज द हैमिल्टोनियन ऑफ रिजिड रोटेटर? कल कितना बता रहे थे? L² में रिजिड रोटेटर, ठीक है, ये जो कल बताया था ना वो था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ये जानते हो एक्चुअली एटॉमिक फिजिक्स में भी डिस्कस करना है, इसीलिए इसको हम रिजिड रोटेटर टॉपिक हम पढ़ाए नहीं थे, वो प्रॉब्लम में आ गया ना तो हम डिस्कस कर दिए। ठीक है ना। देखो क्या है, कल जो डिस्कस किया गया था ना वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था वो। ठीक है ना, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था, तो उसका हम लोग ऐसे लिखे थे L² अपॉन बेसिकली 2m r², या इसको म्यू लिख दिया था हम लोग, या इसको 2I डायरेक्ट लिख सकते हो। ये तो फॉर्मूला आप जानते हो कि जब रिजिड डायनामिक्स हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं उस टाइम बताया जाता है कि ये काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, L² अपॉन 2I। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में होता है ना P² अपॉन 2m, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये होता है L² अपॉन 2I। तो P की जगह बस L आ गया और मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो अब देखिए ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस है, ठीक है ना, दिस इज केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें जानते हो क्या होता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जब रोटेट कर रहा होता है ना, इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होता है, देयर इज नो रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। रोटेशन या तो इस एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या फिर रोटेशन जो है ना बेसिकली यहाँ से एक एक्सिस, ऐसे देखो ये डॉट जो है ना एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक एक्सिस जाएगा। तो रोटेशन सिर्फ दो ही एक्सिस के अबाउट होता है। ठीक है ना, आइदर अबाउट दिस एक्सिस और अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पे इसके अबाउट ऐसे दो रोटेशन पॉसिबल होता है। अब दूसरी बात जानते हो इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो मान लो इसको हम एक्सिस बोल देते हैं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ना वो जेड एक्सिस हो जाएगा। आप इसमें देखिए ये बता सकते हैं कि आई अबाउट एक्स एक्सिस और आई अबाउट वाई एक्सिस एंड आई अबाउट जेड एक्सिस इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए। विल द टू बी इक्वल और नॉट? ये रिजिड रोटेटर, ये मॉलिक्यूल मास है मान लो m1 और ये m2, वाई और जेड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है या नहीं है, बताइए। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं यहाँ पे, ये इज इट इक्वल और नॉट? इसको मैकेनिक्स में इसको आई वाई वाई बोला जाता है और ये आई जेड जेड बोला जाता है। ठीक है ना,
तो इसको हम बाद में बताने वाले हैं फिर भी, ठीक है। चलो थोड़ा पूछ दिया हो तो भी हम बता देते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ से एक्सिस जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो इससे देखो दोनों मासेस का डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास और डिस्टेंस स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये मास हो गया और डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो जेड एक्सिस देखोगे ना, तो जेड एक्सिस में भी मास और डिस्टेंस स्क्वायर सेम रह रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस से जितना इस मास का डिस्टेंस है उतना ही जेड एक्सिस से भी डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में आई वाई वाई और आई जेड जेड जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हैमिल्टोनियन जब हम लोग लिखते हैं ना, तो एक्चुअल फॉर्मूला हैमिल्टोनियन का ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आई एक्स एक्स, ठीक है ना, प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्चुअल मतलब जनरल हैमिल्टोनियन ऐसा होता है, देखो जनरल केस में, ठीक है ना, जनरल केस अगर आप लिखेंगे ना तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अपॉन 2 आई वाई वाई और प्लस एल जेड स्क्वायर अपॉन 2 आई जेड जेड, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में एक्स एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होता है। रिमेंबर देयर इज नो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें नो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टर्म है ना एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको ड्रॉप कर दोगे, ठीक है ना, तो इसको ड्रॉप कर दोगे तो बचा सिर्फ ये दोनों टर्म, ठीक है ना। तो इस केस में देखो अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस अभी यहाँ से ऑब्टेन करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ऐसा होगा कि H इज इक्वल टू हो जाएगा एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 आई वाई वाई, ठीक है ना, और प्लस एल जेड स्क्वायर अपॉन 2 आई जेड जेड, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी राइट, ओके। अब इसमें हम लोग ये यूज कर लेते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लो यहाँ पे आई एक्स एक्स, देखो सॉरी आई वाई वाई और इज इक्वल टू आई जेड जेड, इसको हम लोग आई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप आई लिख देंगे तो क्या होगा कि आप आई लिखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, एल एक्स स्क्वायर और प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 2 आई, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, तो इसी को लिख दिया जाता है एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 आई, क्योंकि इसमें एल एक्स जो है ना 0 है एक्चुअली, ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसी को कहा जाएगा, ओके। तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, तो इस तरह से एक्चुअल में फॉर्मूला बनता है। ये आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना कि जब मैकेनिक्स पढ़ते हो आप तो रोटेशन अगर एक्स एक्सिस के बॉर्ड भी है, वाई एक्सिस के बॉर्ड भी है और जेड एक्सिस के बॉर्ड भी रोटेशन है, तो हम लोग हैमिल्टोनियन या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखा जाता है, ठीक है ना, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक्चुअल में ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इन मैकेनिक्स, ओके। तो मैकेनिक्स में इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, ये उसी को हम लोग 2D में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो 2D का ये फॉर्मूला बन गया। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन था ना वो 3D का था, तो 3D का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35 जो आप बोल रहे हो, ठीक है ना, ये 3D का है। तो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आई एक्स एक्स, ठीक है, और प्लस एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 आई वाई वाई, ठीक है, और एल जेड स्क्वायर अपॉन 2 आई जेड जेड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ये 3D का केस है। अब इसमें देखिए शायद बोला गया है सिमेट्रिक रोटर, कुछ ऐसा बोला गया है ना इस क्वेश्चन में। एक मिनट देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है 3 प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिथेनॉल मॉलिक्यूल हैव द प्रॉपर्टी आई एक्स एक्स आई वाई वाई को आई लिखा गया, मगर आई जेड जो है ना वो आई नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आई जेड को लिखा हुआ है। तो रोटेशनल एनर्जी आइगन वैल्यूज आर, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या है, हम लोग इसको इसमें लिखा हुआ है आई एक्स एक्स को वही एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई की जगह पे आई लिखना है हमें, ठीक है ना, आई जेड को हमें रिटेन करना है, ठीक है ना। तो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों आई लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एल एक्स स्क्वायर और प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 आई, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा एल जेड स्क्वायर अपॉन 2 आई जेड। इसको आई जेड जेड सिंबल यूज नहीं किया उसमें, तो हम लोग वही यूज करते रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको जो है ना एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर को अगर आप चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, क्योंकि इन जनरल एल स्क्वायर जो होता है ना, देखो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग एक्चुअल में बोलेंगे यहाँ पे एल जेड जो है ना वो 0 है एक्चुअल में, सॉरी एल एक्स 0 है, एल एक्स यहाँ पे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस नहीं हो रहा है, तो एल एक्स 0 है यहाँ पे, तो एल एक्स को 0 कर दिया गया है इसमें, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम के सभी कंपोनेंट हैं LX LY LZ। तो L स्क्वायर को लिखोगे LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर, तो LZ स्क्वायर माइनस करोगे ना इससे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से 2I हो गया ये, और प्लस ये LZ स्क्वायर अपॉन 2IZ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख दो L स्क्वायर अपॉन 2I और प्लस LZ स्क्वायर। देखो ये LZ स्क्वायर कॉमन ले लोगे इन दोनों से तो अपॉन 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/I, नहीं 1/IZ और माइनस 1/I हो जाएगा। ठीक है ना, ये LZ और LZ हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हम इससे एनर्जी निकालते हैं। अगर देखो मतलब हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होगा, देन यू विल गेट एनर्जी। तो एनर्जी निकालेंगे तो L इंटू L प्लस 1 और इंटू H बार स्क्वायर होगा। ठीक है, अपॉन 2I और प्लस, चाहे हमने कुछ मिस्टेक किया ना यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, ये 1 है। कैलकुलेशन करोगे ना LZ स्क्वायर, अच्छा LZ स्क्वायर था, सॉरी LZ स्क्वायर, ये LZ स्क्वायर है। तो देखिए LZ स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो MH बार निकल जाएगा, MH बार, तो MH बार का स्क्वायर हो जाएगा, तो M स्क्वायर H बार स्क्वायर हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे 1/IZ और माइनस 1/I हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखना था ये हैमिल्टोनियन को। ठीक है, रिजिड रोटर में डायरेक्टली देखो इसको ऐसे लिख दिया जाता है L स्क्वायर अपॉन 2I, बट रिमेंबर दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस जनरल फॉर्मूला। ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, इसी से आता है ये। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें H बार स्क्वायर अपॉन 2I प्लस H बार स्क्वायर और फिर M लिखा हुआ है हमने, ML लिखा हुआ है इसमें अपॉन 2 1/IZ माइनस 1/I। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। एनी अदर क्वेश्चन? No. और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और अगर नहीं बना है तो पूछ सकते हो इसमें। हम बोले थे कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें, वो आप लोग को बोले थे हम अटेम्प्ट करके देखने के लिए। जैसे इसमें कुछ बेसिक कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे ना, इसका ये आप लोगों ने ट्राई किया है? देखो जरा, अच्छा रिजिड रोटर का ही क्वेश्चन है, चलो इसको एक बार देख लो जरा क्या बन आ रहा है आंसर। क्वेश्चन अभी रिजिड रोटर ही चल रहा है ना, तो इससे आंसर पता चल जाएगा। तो क्या लिखा है, रिजिड रोटर इज इन ए क्वांटम स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन दिया हुआ है वेयर, तो थीटा फाई होगा। ठीक है ना, थीटा फाई आर द यूजुअल पोलर एंगल्स इफ 2 सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ LZ आर मेड on this rotor, the probability that second measurement will yield the value। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट है ये, रुको हम क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाते हैं, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए इसमें होगा ओरिजिनल, ये 2014 का दिखा रहा था ना, 1 मिनट, मैच ही नहीं कर रहा है। यही है ना, ये देखो क्वेश्चन लिखा है ना, a rigid rotor is in quantum state described by wave function ये दिया हुआ है, थीटा एंड फाई आर द यूजुअल पोलर एंगल्स इफ 2 सक्सेसिव। देखो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होते तो आप लोग को समझ में आ गया होता कि क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, हमको पहले ही बता दिए होते आप लोग कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आप लोग अगर ओरिजिनल पेपर से सॉल्व किए होते तो कम से कम ये पता होता। तो इससे पता चल रहा है कि सॉल्व कर नहीं रहे आप लोग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे। तो इसमें लिखा है थीटा एंड फाई आर द यूजुअल पोलर एंगल्स इफ 2 सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ LZ आर मेड ऑन दिस रोटेटर, द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मेजरमेंट विल यील्ड वैल्यू प्लस H बार इज।
ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का हम कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, कि जो मतलब हम इसे एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आइगन स्टेट्स जो होते हैं उसके फंक्शन उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ना, एलजेड के आइगन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो फिर क्या बोलते हैं ये यहाँ से बेसिकली हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना हम लोग ये जानते हैं कि एलजेड, देखिए एलजेड जो है ना ये बेसिकली लिखा जाता है, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, देखो एलजेड हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, इसका ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज द एलजेड ऑपरेटर? एलजेड ऑपरेटर ऐसे लिखते हो ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी फाइव, डेल ओवर डेल फाइव। ठीक है ना। तो इसका जो आइगन स्टेट होता है ना, देखिए इसके आइगन स्टेट्स अगर आप निकालेंगे, ठीक है, ये फाई डिपेंडेंट है सिर्फ, तो इसका आइगन स्टेट्स बेसिकली ऐसा होता है कि ये मान लो हम इसको कुछ भी लिखते हैं केट साई, ठीक है ना, तो इसके आइगन स्टेट्स जो है ना वो बेसिकली ये एक मिनट इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना, तो कुछ भी लिख देते हैं साई, चलो लिखते हैं, ठीक है ना, साई विच इज फंक्शन ऑफ फाई, दिस विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई और e टू द पावर आयोटा m फाई, ये इसका आइगन स्टेट होता है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यही इसका आइगन स्टेट है, क्योंकि आप देखो ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा ना, यू विल गेट बैक द सेम थिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल गिव्स एक्सपोनेंशियल आफ्टर डिफरेंशिएशन, और यहाँ से आप जानते हैं इसका आइगन वैल्यू होता है एम एच बार, ओके एम एच बार, तो आप देखिए यहाँ से एक्ट करने पर आयोटा m बाहर आ जाएगा, आयोटा m बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे h बार है और वहां से m, तो एम एच बार बच जाएगा और वापस फिर से यही फंक्शन आ गया, तो यही इसका आइगन स्टेट होता है, ठीक है ना। तो हमारा गिवन स्टेट जो दिया हुआ है ना, देखो गिवन स्टेट कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है ना, कितना है, साई इज इक्वल टू 1/√, एक मिनट, 3/4। 3/4 पाई है ना, 3/4 पाई, और इधर दिया हुआ है साइन थीटा और e टू द पावर आयोटा फाइव, ऐसा नहीं, साइन फाइव, सॉरी साइन फाइव, ये साइन फाइव ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आइगन फंक्शन, सॉरी गिवन स्टेट दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ ठीक है ये। तो देखिए इसमें जानते हो जब हम LZ की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, दिस फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको साई नॉर्मलाइज लिख देते हैं, देखो साई नॉर्मलाइज, तो इसे आप ऐसे लिख दो 1/√2, और यहाँ पे ठीक है ऐसे क्या बोलते हैं, मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, चलो आप लोग को समझने के लिए ऐसे 1/√2 पाई और e टू द पावर आयोटा फाई, ठीक है, और माइनस 1/√2 पाई और e टू द पावर माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये है बेसिकली, ठीक है ना, वैल्यू। देखो साइन फाई को आप ओपन करोगे ना, तो साइन फाई को ओपन करोगे तो e टू द पावर आयोटा फाई माइनस e टू पावर माइनस आयोटा फाई, ये तो आएगा ही ना, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा फाई LZ का आइगन स्टेट होता है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट बनाने के लिए 1/√2 पाई यहाँ पे होना चाहिए, तो ये सब हम लगा दिए, और मतलब ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ठीक है ना, दो स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका ये मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक इसका आइगन स्टेट है, ये भी इसका आइगन स्टेट है, तो इसको मतलब इसको आप थोड़ा और प्रिसाइजली लिखना चाहते हो ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो दिस इज 1/√2 और ये कैट m इज इक्वल टू 1 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर माइनस, और ये कैट m इज इक्वल टू -1 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यू कैन राइट इट लाइक दिस इज स्टेट विथ m वैल्यू 1 एंड दिस इज स्टेट विथ m वैल्यू 1 -1, ओके, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम देखो नॉर्मलाइज स्टेट के लिए कहते हैं ना कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसका मॉडुलस स्क्वायर करने पे जो भी आएगा उससे 1/√, उसका रूट से डिवाइडेड होना चाहिए, तो वही है 1/√2 डिवाइड कर दिया गया। तो ये आप देखिए यहाँ पे साइन नॉर्मलाइज्ड है। अब आपको याद है ना, हम बता चुके हैं पहले भी कि किसी ऑपरेटर का जो सॉरी कोई भी सिस्टम है वो किसी स्टेट में उसे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ गिवन ऑपरेटर आप लिख देते हो, तो फिर ये अगर नॉर्मलाइज्ड हो, ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो जो मॉडुलस सॉरी जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, कोएफिशिएंट का मॉडुलस स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू h बार अगर निकालते हो, देखो यहाँ पे m इक्वल टू 1 है,
तो इस पे जब LZ एक्ट करेगा तो यू विल गेट MH बार, M इज 1 सो यू विल गेट H बार एक्चुअली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H बार निकालना है तो इसके कोएफिशिएंट का मॉडुलस स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही इसका आंसर हो गया 1/2, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया 2 बार मेजरमेंट करना है, तो देखो आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट में ये स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, तो फर्स्ट मेजरमेंट के बाद देखो अभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेट्स में है ना, तो आप बताइए फर्स्ट मेजरमेंट में अगर आपको H बार मिल गया तो फिर स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द सिस्टम। आपको याद है ना, बताया गया पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में कि एक मेजरमेंट के बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है वो आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर में चला जाता है, ठीक है ना। सो फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर। तो अगर हम देखो फर्स्ट मेजरमेंट करते हैं, फर्स्ट मेजरमेंट, ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट के बाद अगर हमें आउटकम जो मिलता है वो H बार मिला, ठीक है ना, आउटकम इज H बार, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेजरमेंट में आउटकम अगर हमें मिलता है, आउटकम इज इक्वल टू H बार, तो इसका स्टेट जो हो जाएगा ना, स्टेट वो बेसिकली हो जाएगा हमारा M इक्वल टू 1, ओके, ये इसका स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब आप इस पे सेकंड मेजरमेंट करोगे, M इक्वल टू 1 स्टेट है, तो इससे तो आपको फिर से H बार तो मिलेगा ही ना, वो तो कंफर्म है 100% है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H बार जो था 1/2 था, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H बार जो है वो 1 है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करोगे तो 1 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो इसीलिए इसका आंसर 1/2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इसमें इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, LZ है ना तो बस फाई से काम चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया, हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बताइए। यस सर, 2H 2H बार स्क्वायर आ रहा है। हाँ देखो इसमें जो है ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L, अच्छा एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोला गया है, ठीक है ना, ऑफ L स्क्वायर फॉर दिस स्टेट इज, ठीक है ना। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है हमें, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे जो है ना x लिखा हुआ है, L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो x में आप साइन थीटा लिखोगे, मतलब ऐसा होगा r साइन थीटा कॉस फाई, y में लिखोगे r साइन थीटा साइन फाई, और z में r कॉस थीटा। तो सभी में आप देखिए थीटा आ रहा है, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा टर्म आ रहा है सभी में, तो बेसिकली L इक्वल टू इसमें 1 आ जाएगा, है ना, यू विल गेट L इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये जो स्टेट है ना, इसमें साइन थीटा हम आपको बताया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होगा उसका पावर जो भी होगा उसका उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो L को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली L इक्वल टू 1 आ जाएगा इस केस में। समझ में आ रहा है सभी को L इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, नहीं तो फिर नहीं समझ, बाद में भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें इसमें देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना तो r और इसमें आ जाएगा साइन थीटा और कॉस फाई और प्लस, ठीक है, साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा का पावर 1 है, यहाँ पे भी साइन थीटा का पावर 1 है, यहाँ पे कॉस थीटा, तो इसमें भी इस टर्म में L इक्वल टू 1 हो गया, इस टर्म में भी L इक्वल टू 1 है, इस टर्म में भी L इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो जब मतलब ये सभी कह सकते हो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के पार्ट हैं, तो जब इस पे L स्क्वायर एक्ट करेगा ना, यू विल फ्रॉम हियर यू विल गेट L इंटू L प्लस 1 और इंटू H बार स्क्वायर, ठीक है ना, सभी में यही आएगा L इंटू L प्लस 1 इंटू H बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यही बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए अच्छा एक मिनट देखो, इस सभी से हमारा यही आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी वही आएगा L इंटू L प्लस 1 और H बार स्क्वायर, और इसमें भी L इंटू L प्लस 1 H बार स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए, एक मिनट रुको जरा, क्वेश्चन देखें फिर से। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोला गया है कि ये हमारा बेसिकली एंगुलर पार्ट है ना, दिस इज द एंगुलर पार्ट, ओके। और ये हमारा क्या बोलते हैं, ठीक है, L स्क्वायर का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L स्क्वायर।
तो इसमें क्या होगा कि देखो एक्स वाई जेड है, तो सभी में बेसिकली एल इक्वल टू मतलब कुछ भी होगा, जैसे अगर हम देखें वॉट एवर इट इज, तो इससे हमें एल इक्वल टू वन तो मिल ही रहा है, इससे भी एल इक्वल टू वन मिल रहा है और इससे भी एल इक्वल टू वन मिल रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अगर हम देखिए इसको जो ये बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ना साई, क्योंकि सभी में एल इक्वल टू वन आ रहा है ना, तो साई जो होगा दिस इज एन आइगन फंक्शन ऑफ, ठीक है, आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस सभी से एल इक्वल टू अगर इस पार्ट पे एक्ट करेगा ना, तो एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वायर, फिर ये बाहर आ जाएगा, वापस यही सेम थिंग आ जाएगा। तो सभी में ऐसा ही होगा। तो वेव फंक्शन इस फंक्शन पे जब एल स्क्वायर ऑपरेट कर रहा होगा, यू विल गेट बैक द सेम थिंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो सेम थिंग आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आइगन स्टेट है बेसिकली, या आइगन फंक्शन बोल सकते हो। तो इसीलिए एल स्क्वायर का जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे ना, देखो ऐसा होगा, व्हेन वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एल इंटू एल प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर तो सभी से कॉमन आ जाएगा, और फिर एल स्क्वायर जैसे किसी स्टेट पैक कर रहा है, यू विल गेट बैक द सेम स्टेट अगेन, तो यहाँ से साई और ये साई आ जाएगा। और इफ इट इज नॉर्मलाइज तो हम कर सकते हैं ना उसे स्टार्टिंग में, तो ये दिस विल बिकम वन। तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन वैल्यू यही आ जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर, ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल गेट। और एल आप देख रहे हैं सभी में वन है, तो इसीलिए टू एच बार स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, ठीक है। अगर जानते हो ऐसा होता है ना कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ऐसा नोटिस कर लेने से कि नहीं है कि सभी में एल इक्वल टू वन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो फिर जानते हो क्या होगा कि एल इक्वल टू टू हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर जानते हो क्या होगा कि ये जो स्टेट है ना, दिस विल नॉट बी एन आइगन स्टेट ऑफ दिस एल स्क्वायर ऑपरेटर। एल स्क्वायर ऑपरेटर का ये आइगन स्टेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एल इक्वल टू, यहाँ से जो टर्म आएगा एल इंटू एल प्लस वन, और यहाँ से जो आएगा वो कॉमन नहीं आ सकता है, यू कैन नॉट टेक दैट कॉमन। तो जब कॉमन नहीं ले पाओगे आप, तो फिर क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑपरेशन ऑफ एल स्क्वायर यू विल नॉट गेट बैक द सेम स्टेट। तो सेम स्टेट नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये कॉमन आकर के फिर साई और साई का इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये तो फिर ये वन नहीं आ पाएगा। ओके, तो जानते हो कैलकुलेशन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इसको जानते हो आप स्फेरिकल हार्मोनिक के टर्म में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली। देखो जानते हो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा होगा क्या अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कर देने पे क्वेश्चन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया हुआ था ना, अगर मान लो वाई स्क्वायर कर दिए, किसी एक का पावर चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो या फिर वाई स्क्वायर कर दो, अगर तीनों का स्क्वायर करते हैं तो फिर तो भी बन जाएगा, तो भी आंसर जो है ना, बस एल इक्वल टू यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो उस केस में फिर सभी में एल इक्वल टू टू हो जाएगा, तो बस आंसर में यहाँ पे एल इक्वल टू टू लिखना पड़ जाएगा। ओके, तो उस केस में भी आंसर सिंपल है, लेकिन अगर पावर डिफरेंट हो गया देन क्वेश्चन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन दैट केस। ओके, बिना स्फेरिकल हार्मोनिक में कन्वर्ट किए हुए फिर उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। सर प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा फिर से थोड़ा। कौन सा ये क्वेश्चन? अच्छा नहीं ये सर, नहीं, रिजिड हो गया। ये वाला अभी जो था ये। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर वहाँ पे नॉर्मलाइज जो किए वो कैसे? हम कुछ भी नहीं किए, देखो हम अभी ये जानते हैं ना कि ये जो फैक्ट इसका आइगन स्टेट ये होता है। सर ये कैसे याद करना पड़ेगा क्या, अरे मतलब? याद क्या करना पड़ेगा, ये हम क्लास में करवा के दिखाए हैं, ठीक है ना। जैसे एक याद है एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, पार्टिकल मूविंग ऑन ए रिंग, डू रिमेम्बर दैट, हाँ पार्टिकल सर, हाँ मूविंग ऑन सर। ए रिंग। तो उसमें हम ये नॉर्मलाइज करके दिखाए थे। इसमें देखो क्या हो रहा है, फाई का फंक्शन है ना, तो फाई मतलब टू फाई पे इंटीग्रेट करोगे, इसको ऐसे करोगे जब साई मॉडुलस स्क्वायर, याद क्या करना है इसमें, साई मॉडुलस स्क्वायर को 0 से 2 पाई पे इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 आना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसका मॉडुलस करोगे तो मतलब ये साई स्टार साई है, तो साई में ये है, साई स्टार में ई माइनस आयोटा फाई, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 पाई, तो 1/2 पाई बाहर हो जाएगा, और डी फाई इंटीग्रेशन से 2 पाई, तो 2/2 पाई कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा ना।
तो यहाँ पे अगर हम 1/√2 पाई नहीं लिखेंगे ना तो ये 1 नहीं आ सकता है। 1/√2 पाई लिखेंगे तभी ये 1 आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना इसका, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2 पाई लिखा जा रहा है। अगर नहीं है 1/√2 पाई तो कुछ ए लिख दो, फिर यहाँ पे पुट करो और पुट करके देखो तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है, 1/√2 पाई। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो साई लिखा हुआ था ना उसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिए यहाँ पे, इस पे सिर्फ फोकस किया इसको, तो ये इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का पार्ट मान लिए, ठीक है ना, इसको तो हटा ही दिए डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये लिख दिया और ये लिख दिया, साइन फाई में ये आएगा ना और ये आएगा, और हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया, अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, तो 1/√2 लगा दिए, क्योंकि ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m=1 स्टेट है और m=-1 स्टेट है, ठीक है। तो इसको इसको हम केट नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि m=1 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑप्शन का मॉडुलस स्क्वायर 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप देखो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2 लिखा गया है। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? अच्छा, जानते हो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना तो जानते हो, एक बार जैसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से उस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अभी जानते हो क्वेश्चन सॉल्व करना मेन टारगेट नहीं है, मेन है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया अभी आपने ये वाले क्वेश्चन को, तो आपको जानते हो थोड़ा थोड़ा ये सब भी थोड़ा सोच लिया करो कि अगर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन आएगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने बता दिया ना कि तीनों में स्क्वायर रहेगा तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पे एल की जगह 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग पावर होगा तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब इन जनरल, मतलब हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन हमें मतलब नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नोट्स का हम भी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर अलग अलग पावर होगा तो, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स के साइन थीटा कॉस थीटा से कैसे रिलेट होते हैं। बस इतना पता है कि ये जो है ना रिलेट होगा y10, मतलब किसी से ये 10 से रिलेट हो जाएगा, मान लो ये रिलेट हो जाएगा 11 से, एक रिलेट हो जाएगा y1-1 से रिलेट होगा, ये मतलब क्योंकि l=1 आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है तो 3 वैल्यूज तो होंगे, ये l=1 आने पे m का वैल्यू 1 0 और -1, तो एक में 1 आएगा एक में 0 आएगा और एक में मतलब ऐसा हो जाएगा 1 1 0, तो ये 3 टर्म आएंगे, तो ये 3 टर्म को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद सम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ओके, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन। ओके, अगर अलग अलग पावर होगा तो, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से इसको कर लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, देखो कल हम ये नेट में क्वेश्चन ये कराए थे ना, देखो वही क्वेश्चन टीएफआर में आया हुआ है, देखो 19 में नेट में आया है और इधर देखो टीएफआर में सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, देखो 16 में टीएफआर, तो देख रहे हो 2016 में टीएफआर में आया है, 2019 में नेट में आया है, तो इसलिए टीएफआर के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्योंकि टीएफआर के क्वेश्चन बाद में नेट में आ जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक देखो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जानते हो क्या होता है कि टॉपिक स्टार्ट होने के बाद आप लोग हो सकता है करोगे नहीं, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन कर लो पहले, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन। जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके असाइनमेंट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग वो पूछोगे, हम बताए नहीं है, इंटेंशनली बताए नहीं है कि हम देखते हैं कि आप लोग खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, बल्कि इस असाइनमेंट में नहीं पिछले वाले असाइनमेंट में भी था, ऑपरेटर वाला जो असाइनमेंट था ना उसमें भी, नहीं एंगुलर मोमेंटम और स्पिन वाला जो असाइनमेंट है उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि आप लोग पूछोगे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब है कि सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चन, तो उसको सर इसके करके, लिए 1-2 दिन बाद में एक डाउट क्लास रख दो, तब तक हम सभी अटेम्प्ट कर नहीं पाए, तो क्योंकि हम हम पूरे बताएंगे अटेम्प्ट ही तभी, नहीं तुम कर लोग पाए। करो खुद से, अब इतना क्या डाउट क्लास, आप लोग बोलो जिस दिन डाउट क्लास रखना है हम रख देंगे, ठीक है ना। आप लोग, हम ये बोलेंगे कि मान लो 4 दिन के बाद डाउट क्लास है तभी करोगे, आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। हम्म, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करना क्या है, बस क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है और कोई दूसरा काम करना ही नहीं है। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, ठीक है, सो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स में देखिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वेरिएशनल, ठीक है, मेथड, या इसी को वेरिएशनल प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, दूसरा है पर्टर्बेशन थ्योरी, और थर्ड तो हम लोग अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा पर्टर्बेशन मेथड है, ये पर्टर्बेशन थ्योरी, और थर्ड इज WKB मेथड। ओके, तो देखो यहाँ पे वेरिएशनल मेथड, इस मेथड को जानते हो हम लोग यूज करते हैं टू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है ना। सो दिस मेथड is used to approximately calculate ground and excited state, ground and excited state energy of, ठीक है, a system, ठीक है, of a system for which exact solution of Schrodinger equation is not possible, ठीक है। तो ये है बेसिकली वेरिएशनल मेथड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जानते हो बेकार टॉपिक है, मतलब ऐसा टॉपिक है ना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब इसको अवॉइड करोगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और आपको अदर क्वेश्चंस पता है, अदर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो अदर क्वेश्चन को पहले करिए, इस क्वेश्चन को बाद में करिए, ठीक है। इट टेक्स टाइम एक्चुअली, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज ऑफ a system for which exact solution of Schrodinger equation is not possible, ठीक है ना, ठीक है। और ये जनरली शायद 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन इससे आता है, सी पार्ट का, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखो, अभी हम जस्ट 2 मिनट जो है ना, आप लोग को फिर एक बार थोड़ा एग्जाम के लिए बता देते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम जैसे पहले भी नेट का एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, सभी लोग ने दिया होगा ना नेट का एग्जाम। तो आप ये बताइए कि नेट में आप लोग कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हो, पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी? सी। पार्ट बी। पार्ट बी कुछ लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं, है ना, पार्ट ए भी करते हैं, ठीक है। देखो, मेरा मानना है ना कि सबसे पहले जानते हो क्या है, सी पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सी पार्ट में आपको कितने 20 क्वेश्चंस करने होते हैं ना, यस कितने? यस सर। 20, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 30 है शायद, है ना। यस। हाँ, 30। तो देखो, सी पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है ना, सी पार्ट, तो जानते हो क्या होगा कि आप उस टाइम जानते हो, मतलब फर्स्ट टाइम जाएंगे उस टाइम फोकस थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जानते हो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप पार्ट ए में पार्ट ए अटेम्प्ट करने लगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पता चला नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हो हम तो सजेस्ट करेंगे हर स्टूडेंट को कि सी पार्ट अटेम्प्ट करो। और जानते हो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि जब भी पेपर सेट होता है ना, तो देखो पेपर सेट जब होता है तो उसमें क्या होता है, पार्ट ए सबसे पहले सेट किया गया, फिर पार्ट बी सेट किया गया, फिर पार्ट सी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी ने भी पेपर सेट किया ना, तो देखो फिजिक्स वाले पार्ट की बात करते हैं अगर, तो देखा कि पार्ट बी में देखा कि अरे कुछ जो है ना टफ क्वेश्चन डल गया है पार्ट बी में, तो जानते हो क्या करते हैं, लास्ट में जो है ना वो लोग कुछ आसान क्वेश्चन डाल देते हैं। चलो इधर जो है ना, मतलब इधर से ऑब्जर्व मतलब चेक करते हुए आए, यहाँ पे देखिए क्या कुछ टफ क्वेश्चन डल गया है, चलो ऐसा करो इसी पार्ट में कुछ लास्ट में बोलते हैं, चलो डाल देते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली देखा गया है सी पार्ट में कभी कभी जानते हो फॉर्मूला पूछा गया है, आपको यकीन नहीं होगा कि ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, कि माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, या क्या था, सिग्मा टी बाय, है ना, सिग्मा, है ना, ऐसे ही था ना, ठीक है। तो इसमें उल्टा था, है ना, सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये फॉर्मूला जानते हो, सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये फॉर्मूला हम आपको डेराइव करवाए थे कंडक्टर के केस में। ये फॉर्मूला पूछा गया था 5 मार्क्स में नेट एग्जाम में, तो और वो भी सी पार्ट में पूछा गया, और सी पार्ट में ही इसी से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो, हमेशा जब भी एग्जाम देने जाओ ना, पहले सी पार्ट को करो, ठीक है। ऑलवेज डू सी पार्ट। और अगर देखिए इससे 20 क्वेश्चन आपने कर दिया ना, 20 क्वेश्चन आपको लगने लगा कॉन्फिडेंस में कि हाँ हो सकता है, एकदम 100% श्योर है, तो आपका जेआरएफ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिना ए और बी पार्ट किए हुए जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सी पार्ट को करो, ठीक है ना। सी पार्ट जब हो जाए ना, तो आप कुछ क्वेश्चन ए पार्ट के कर दो, ठीक है ना पहले। क्योंकि कभी कभी जानते हो कुछ इंटरनल जानते हो मतलब पॉलिसी वगैरह भी होती है, ठीक है, कि मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए को वो लोग कंपलसरी सेक्शन में भी रख, ऐसा मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए से मान लीजिए मिनिमम मार्क्स रख दें कि क्या बोलते हैं, इसमें 10 नंबर जो स्कोर करेगा उसी को हम जेआरएफ देंगे, ठीक है, उसी को नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर 10 नंबर इसमें स्कोर नहीं किया तो ऐसा कभी हो सकता है। तो इसलिए पार्ट ए फिर कुछ थोड़ा कर लो, फिर पार्ट बी कर लो थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन पार्ट सी पे सबसे पहले फोकस करो। हम लोग जब नेट का पेपर देते थे ना, तो उस टाइम जानते हो 2 पेपर हुआ करता था नेट का, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, फिर सब्जेक्टिव होता था, ठीक है। हमने नेट 2009 शायद, हाँ 2009 में हम क्वालिफाई किए थे, तो वो लास्ट एग्जाम था जो ऐसा मतलब हुआ था। मतलब उससे पहले भी ऐसे ही होता था, 2 पेपर होता था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक पेपर और एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता था ना, उसमें उसका मार्क्स जो है ना, उसके बेसिस पे रैंक डिसाइड नहीं होता था, लेकिन उसमें उसको पास करना मतलब कंपलसरी होता था। ऑब्जेक्टिव जब आप पास करेंगे तभी सब्जेक्टिव चेक होता था, ठीक है। तो कई स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव में मतलब खराब हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव में जो है ना मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आते थे, मतलब जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन तो होता ही था, मैथ्स का क्वेश्चन, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, ठीक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन सब आ जाता था पहले, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, कभी कभी पार्ट ए खराब हो गया किसी का, क्योंकि जनरल स्टडीज अच्छा नहीं है, तो पार्ट बी चाहे कितना भी अच्छा कर दो, पार्ट मतलब पेपर ही अलग अलग होता था, 2 पेपर होता था, पेपर 1 पेपर 2। अभी जैसे यूजीसी का होता है ना, आप लोग जानते होंगे, यूजीसी जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वैसे ही होता था पहले सीएसआईआर का भी। तो अभी आप लोग जानते हो, जब भी जाओगे एग्जाम देने, सी पार्ट पे फोकस करोगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब देखो हम लोग, तो ये जो आज डिस्कस किया जा रहा है ना, मोस्टली सी पार्ट में आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम फॉर विच एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन, देखो क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलेशन सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो पॉसिबल अगर नहीं है तो फिर इसको यूज करेंगे। देखो आपको हम ये बता देते हैं कि दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड इन ऑल ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जितनी भी की जाती है ना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का एनर्जी निकाल रहे हो यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसमें यही मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। सो ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन वेरिएशनल मेथड, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामिंग कह सकते हो या कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन कह दो, कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर सिस्टम, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, ठीक है। सो ऑल कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन वेरिएशनल मेथड, ठीक है, इसी मेथड पे बेस्ड होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जिंक का सपोज करो एनर्जी पता करना है कि जिंक का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं ना कि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन भी एक एटम है, उसी तरह से जिंक भी एक एटम है। तो जिंक का अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है, तो उसके लिए कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम आते हैं, ठीक है ना, उसको रन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देयर इज ए प्रोग्राम कॉल्ड मोल प्रो, ठीक है ना, आप देखोगे मोल प्रो होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है ना। सर तो ये गॉसियन होता है सभी का।
हाँ वो सब ठीक है। तो क्या बोलते हैं उससे जो है ना उसमें इनबिल्ट आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो आप सिर्फ पैरामीटर एंटर करते हो, जिंक का एटॉमिक नंबर डाल दिया उसमें, ठीक है ना, कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो पुट कर दिया, आपको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन अंदर प्रोग्राम जिसने लिखा है ना उसने इस मेथड का यूज किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, देखिए कॉन्सेप्ट पहले हम लोग लिख रहे हैं, देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। वीपी शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, वेरिएशनल प्रिंसिपल या वेरिएशनल मेथड, ठीक है ना, तो मेथड लिख देते हैं वीएम। सो वेरिएशनल मेथड, ठीक है ना, ये वीएम फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखो ये मेथड क्या कहता है कि देखो इफ साई इज ए ट्रायल फंक्शन, मतलब ये हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। सो साई इज ए ट्रायल फंक्शन, ओके। देन अगर हम हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना, मान लो ये नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर ऐसे डिवाइड कर दोगे इससे, ठीक है। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, ठीक है, तो इससे जो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ईजीएस, ईजीएस से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएशनल मेथड ये कहता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन कैलकुलेटेड विथ ए ट्रायल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके। दैट इज द वेरिएशनल मेथड फॉर ग्राउंड स्टेट, ओके। तो बेसिकली स्टेटमेंट इसका ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विथ ए ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन गिव्स, ठीक है, गिव्स अपर बाउंड या अपर लिमिट, ठीक है ना। सो यह कह सकते हो गिव्स, इसको अपर बाउंड या अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अपर बाउंड और अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। देखो इसको अपर लिमिट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से जो भी वैल्यू मिलेगा ना, हमें कंफर्म है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी उससे कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी उससे और भी कम हो सकता है। मान लीजिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालते हैं विद अ ट्रायल वेव फंक्शन, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ से जो वैल्यू मिला, ठीक है ना, जो वैल्यू मिल रहा है सपोज करो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 4 हो सकता है। तो मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि 5 जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकला ना, तो एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 5 से कम ही होगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट का अलाउड होगा ना वो 5 हो सकता है, उससे उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विद ट्रायल वेव फंक्शन गिव्स अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाले, वो हमारा 5 निकला विथ सम ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है ना। अब हम दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन यूज करते हैं सपोज करो, ठीक है ना। तो दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन यूज किया, उससे सपोज करो थोड़ा और कम हो गया, 5 से 4 हो गया, ठीक है ना। तो हम इस तरह से फिर बात कर सकते हैं ना कि हम कौन सा ट्रायल वेव फंक्शन यूज करें कि कम से कम आ जाए, ठीक है ना। लेकिन कभी भी जानते हो कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन यूज कर लो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कभी भी ये एस्टिमेशन कम नहीं होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे वेव फंक्शन ही ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यूज कर लिया, ये ग्राउंड स्टेट, तो फिर ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। बट इफ यू यूज एनी फंक्शन अदर देन ग्राउंड स्टेट wave function, then this value will always be greater than ground state energy. तो इसीलिए कहते हैं कि expectation value of Hamiltonian with a trial wave function gives upper limit और upper bound of, upper bound भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, of ground state energy, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम ट्रायल वेव फंक्शन को कौन सा कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए रिसर्च में है तो आप 2-3 ट्रायल वेव फंक्शन ट्राई कर सकते हो या 10 ट्राई कर सकते हो, और फिर जिससे सबसे कम एनर्जी निकल रहा है, ओके, उसको बोलोगे कि दिस इज द बेस्ट ट्रायल फंक्शन, ठीक है।
ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं ना कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है वो e⁻⁻r होता है, ठीक है ना, बाई ए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन एटम का ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मान लो पता नहीं है कि क्या होता है, तो e⁻⁻r² ट्राई किया। अब किसी ने मान लो ट्राई किया e⁻⁻r, तो e⁻⁻r से जो है ना थोड़ा बेटर एस्टिमेशन निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि e⁻⁻r बेसिकली मैच कर रहा है ना हाइड्रोजन, इससे थोड़ा सा लेस एक्यूरेट आंसर एस्टिमेशन पता चलेगा। तो हमारे पास मतलब फ्रीडम है, हम ट्रायल वेव फंक्शन को चेंज कर सकते हैं और बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब ट्रायल वेव फंक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये बेसिकली वेरिएबल है, हम इसको वेरी करके और हम इसका मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसमें ऐसे लिख दिया जाता है, इसका जो है ना हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, वी कैलकुलेट इट्स, वी ट्राई टू ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू। तो अब मिनिमम निकालने के लिए अगर मान लीजिए कोई पैरामीटर है तो उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ट्रायल वेव फंक्शन आपने ये ट्राई किया, दिस इज द ट्रायल वेव फंक्शन a इंटू आर, ए इज सम सपोज अननोन कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं, सपोज करो a इक्वल टू हमने 1 लिया, समथिंग एनर्जी आ गया, फिर a इक्वल टू हम 2 लेकर के भी देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 लेने पे क्या एनर्जी आ रहा है, 3 लेने पे क्या एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल ऐसा कर सकते हैं कि ए लेकर के हम ट्राई कर लिए, फिर ए आंसर में आ जाएगा तो ए के रिस्पेक्ट में मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन डू मिनिमाइजेशन। लेकिन आप मिनिमाइजेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। दैट इज दी बेसिकली कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये है वेरिएशनल मेथड फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब देखिए वेरिएशनल मेथड एक्साइटेड स्टेट के लिए भी यूज होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वेरिएशनल मेथड फॉर, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे इस मेथड में यही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन जानते हो ऐसा आएगा, हैमिल्टोनियन दिया हुआ होगा, ओके, और पूछा जाएगा कि सॉरी ये ट्रायल वेव फंक्शन भी गिवन होगा, ट्रायल वेव फंक्शन साई विल बी गिवन, और क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेटेड बाय दिस। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा उससे लो हो सकता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। बस ये आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मान लीजिए कोई पैरामीटर बच गया तो उसके रिस्पेक्ट में फिर मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है। तो वेरिएशनल मेथड अगर मान लीजिए कोई पैरामीटर नहीं है तो फिर जो भी निकला ही है वही आंसर हो जाएगा। तो दो तरह से हो सकता है, एक मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ओके। तो वेरिएशनल मेथड फॉर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो देखो टू estimate energy of an excited state, ठीक है, by variational method, ठीक है। टू एस्टिमेट एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट बाय वेरिएशनल मेथड वी choose a wave function, या ए ट्रायल वेव फंक्शन कर दो, ट्रायल वेव फंक्शन विच इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू ऑल लोअर स्टेट्स, ठीक है। इसका ये जानते हो एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप ट्रायल वेव फंक्शन कुछ भी चूज कर सकते हो ग्राउंड स्टेट के लिए, लेकिन एक्साइटेड स्टेट का अगर आप एनर्जी एस्टिमेट करना चाहते हैं बाय वेरिएशनल मेथड, तो पहला कंडीशन इसमें यह है कि आप जब भी ट्रायल वेव फंक्शन यूज करेंगे ना, मान लीजिए आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता करना चाहते हैं, कि हाइड्रोजन एटम का केस नहीं मान लो, तो थर्ड, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकालना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू चूज सच ए वेव फंक्शन विच इज ऑर्थोगोनल टू ग्राउंड स्टेट एज वेल एज फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट सभी पे ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो ऐसा वेव फंक्शन चूज कर पाना जानते हो काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यू नो दिस इज नेवर आस्क्ड इन एग्जाम, ओके। किसी एग्जाम में भी आज तक इस पे क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट पे नहीं आया है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ना, इसी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें मेन कंडीशन यही है कि
ऑर्थोगोनल टू विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल लोअर स्टेट्स। तो यही पूछ ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द वेरिएशनल मेथड इज, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इससे, ठीक है। तो वेरिएशनल मेथड बस इतना ही है, ठीक है ना। अब आप देखिए इस आवाज नहीं आ रही है। तो मतलब पहले से ही मेथड जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन है वहां से भी उनसे भी एनर्जी निकाल सकते हैं, तो फिर ये वेरिएशन अरे ये तो लिखा है ना यहाँ पे, देखो श्रोडिंगर यहाँ पे ये लिखा है, दिखे नहीं है तो क्या लिखा हुआ है। This method is used to approximately calculate ground state and excited state energy of system for which exact solution of Schrodinger equation is not possible। अगर Schrodinger equation से निकल ही जाएगा तो फिर इसका यूज क्यों करेंगे। Schrodinger equation का जानते हो मतलब सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जैसे आज अभी क्लास में पढ़ाया गया। आप बताइए Schrodinger equation को हमने कौन कौन से केस में सॉल्व करके दिखाया आपको। आपने देखा ना जो पोटेंशियल यूज किया गया, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर और पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है ना। फिर डिराक डेल्टा पोटेंशियल, ये सब डिस्कस किया गया, ठीक है। आपको अब बताइए हाइड्रोजन एटम का हम आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके दिखाया क्या श्रोडिंगर इक्वेशन? नहीं दिखाया ना। हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि आप में से किसी ने आज तक ना पढ़ा होगा, ना हो सकता है कभी पढ़ोगे उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन में लैग्वेरे पॉलिनोमियल ऑब्टेन करके दिखाना, स्फेरिकल हार्मोनिक ऑब्टेन करके दिखाना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है ना। जिसने भी ऑब्टेन किया होगा ना, कम से कम हम बता रहे हैं आपको 2 महीने लगे होंगे उसको ऑब्टेन करने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में निकाल दिया होगा, कम से कम 2 महीना 3 महीना, बल्कि हो सकता है 6 महीना भी लगा होगा उस पर कैलकुलेशन में। ऐसा नहीं है, जानते हो पहले के जो लोगों ने ऑब्टेन किया, मतलब ये सब रिसर्च जो मतलब डेवलप किया ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा शार्प होते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शार्प होते थे एकदम हम लोग से उनका कोई मैच ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जानते हो मतलब क्या होता था कि लगे रहते थे वो लोग, उनको मतलब आज के जैसा जिंदगी फास्ट नहीं थी ना, कि कोई मान लो बहुत ज्यादा किसी की सैलरी हो गई है तो हमें भी अपनी सैलरी बढ़ानी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। पहले बड़े आराम से लोग काम करते रहते थे, थोड़ा भी मतलब काम चलाने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं ना। तो जानते हो देखो क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि खुद से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो दूसरे से हेल्प लेते थे। जैसे हाइजेनबर्ग के बारे में बताया जाता है कि हाइजेनबर्ग ने मतलब मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो दिया उसने, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, ही वॉज नॉट एबल टू डू कैलकुलेशन। तो उसने फिर पॉली के पास गए, ठीक है ना, एंड ही टुक हेल्प फ्रॉम पॉली। पॉली ने सारा कैलकुलेशन करके दिखाया उसे। पॉली वॉज एक्सट्रीमली गुड इन कैलकुलेशन एक्चुअली, ठीक है। तो जानते हो देखो मेन वायरेशनल प्रिंसिपल इसलिए आया क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप एक बार चेक करोगे, देखो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी बुक में आप चेक करके देख लो कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हीलियम एटम भी अगर आपको दिख जाएगा ना तो हमें बताओगे हीलियम एटम के लिए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हीलियम एटम, आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। किसी भी बुक में जानते हो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हीलियम एटम नहीं दिया हुआ है और आज तक ये सॉल्व एग्जैक्टली नहीं हुआ है, ठीक है ना, कैन नॉट, ठीक है ना। तो हीलियम में आप देखो कितने कितने पार्टिकल्स हैं। अगर आप देखिए तो हीलियम में एक न्यूक्लियस है, इसमें +2 ही चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये बेसिकली 3 बॉडी प्रॉब्लम हो गया ना। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉडी, 3 ही पार्टिकल है, 3 पार्टिकल सिर्फ है और ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जा सका इसके लिए, ठीक है ना। तो फिर जिंक में तो बहुत सारे 30 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और मॉलिक्यूल्स में तो और भी डिफिकल्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन हैज नॉट बीन सॉल्व्ड और हैज नॉट बीन सॉल्व्ड एग्जैक्टली, ठीक है, फॉर एनी सिस्टम which involves more than 2 particles, ठीक है। 2 पार्टिकल से ज्यादा के केस में आज तक श्रोडिंगर इक्वेशन किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से किसी भी तरीके से एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो पाया है, ठीक है ना। एनालिटिकली तो हुआ ही नहीं है कभी, ठीक है ना। So Schrodinger equation has not been solved exactly for any system which involves more than 2 particles। तो हीलियम के लिए भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो फिर ये सारे अप्रोक्सीमेट मेथड आया ना। आप पूछोगे परटर्बेशन थ्योरी क्यों आया, तो परटर्बेशन थ्योरी इसीलिए आया क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर उससे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे।
वेरिएशनल मेथड क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व हो जाता तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बस हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है ना, देखो देखो वेल नोन मेथड या वेल नोन टेक्निक्स या वेल नोन थ्योरी कर दो। ठीक है ना, थ्योरी विच यूज वेरिएशनल मेथड। बाद में आप लोग देखोगे ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में थोड़ा यूज होता है। ठीक है ना, लेकिन हम देखो यहाँ पे लिखते हैं वेल नोन थ्योरी विच यूज वेरिएशनल मेथड आर। ठीक है, फर्स्ट है आपका हार्ट्री थ्योरी। ठीक है, दूसरा है हार्ट्री फॉक थ्योरी। ठीक है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने ये सभी हार्ट्री थ्योरी, हार्ट्री फॉक थ्योरी? हाँ सर, वो थीसिस में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, मतलब एटम्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे मेनी पार्टिकल सिस्टम, मतलब ये सभी यूज होते हैं मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, मतलब एक दो से ज्यादा पार्टिकल है, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल या 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल्स, है ना, वहां पे ये थ्योरी यूज किया जाता है। ठीक है ना, हार्ट्री थ्योरी और हार्ट्री फॉक थ्योरी, ये दोनों थ्योरी ध्यान रखोगे वेरिएशनल मेथड पे ही बेस्ड है। मतलब ये इन दोनों थ्योरी में कह सकते हो कि ट्रायल वेव फंक्शन यूज किया जाता है। समझ गया ना, इस थ्योरी में भी क्या करते हैं कि ट्रायल वेव फंक्शन यूज करते हैं। देखो मतलब वेरिएशनल मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना क्या है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि व्हाट इज वेरिएशनल मेथड, ओके, तो वेरिएशनल मेथड में आप इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो वेरिएशनल मेथड इन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि हम लोग इफ वी यूज ए ट्रायल, है ना, ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा गया वही है ना कि ट्रायल वेव फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है ना, टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मतलब एग्जैक्ट वेव फंक्शन पता नहीं है ना, वी डोंट नो एग्जैक्ट वेव फंक्शन, तो इसीलिए ट्रायल वेव फंक्शन यूज करते हैं टू एस्टिमेट द एनर्जी। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है ना, देखो, टू एस्टिमेट एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट बाय वेरिएशनल मेथड वी यूज ए ट्रायल वेव फंक्शन विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल लोअर स्टेट। ठीक है ना, ऑल लोअर स्टेट, बस इसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो ऑल लोअर स्टेट पर ऑर्थोगोनल होना चाहिए। इसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन यूज कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट वाले में, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहते हो तो कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन यूज कर सकते हो, बस उसमें ये होगा कि ट्रायल वेव फंक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पार्टिकल इन बॉक्स का एनर्जी एस्टिमेट करना चाहते हो आप, मान लीजिए तो उसमें आपको ऐसा वेव फंक्शन यूज करोगे जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है ना, ट्रायल वेव फंक्शन। ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, तो जानते हो कभी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हार्ट्री मेथड। ठीक है ना, हार्ट्री थ्योरी क्या है, तो आप कम से कम शॉर्ट में इतना भी बता दोगे ना कि हार्ट्री थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन वेरिएशनल मेथड इन विच ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जानते हो देखो मेनी पार्टिकल, मतलब ये सभी जो है ना, दीज आर यूज फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। ओके, मतलब दीज थ्योरी आर यूज्ड फॉर मेनी पार्टिकल। ठीक है ना, मेनी पार्टिकल, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है ये सब, समझ रहे हो ना। सो दिस थ्योरी एग्जाम में तो नहीं आएगा बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो दिस थ्योरीज लिख दोगे आर यूज्ड फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। मेनी पार्टिकल सिस्टम मतलब वही 2 से ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसमें जानते हो देखो हार्ट्री में, फर्स्ट वाले में हार्ट्री मतलब साई हार्ट्री जो होता है ना, हार्ट्री, ये बेसिकली क्या करते हैं, साई हार्ट्री मतलब ये ट्रायल वेव फंक्शन जो है, ये ट्रायल है, समझ रहे हो ना, इसको आप ट्रायल वेव फंक्शन, चलो साई हार्ट्री लिख देते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर से, ये ट्रायल वेव फंक्शन है ये। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शन लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि साई जो होता है ट्रायल वेव फंक्शन, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का जस्ट प्रोडक्ट ले लिया जाता है। ठीक है ना, इसमें, और इसमें जो होता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो है ना उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हार्ट्री फॉक वाले में देखिए साई हार्ट्री फॉक, इसको शॉर्ट में HF लिख देते हैं। ठीक है ना, ये भी एक ट्रायल वेव फंक्शन है, ध्यान रखोगे, दिस इज ऑल्सो ट्रायल वेव फंक्शन। इट इज रिटन एज एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ दिस,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना एंटी, ऐसे लिख देते हैं, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, साई आईज, है ना। ऐसे इसको अभी शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जानते होंगे, जैसे भी किसी ने बताया ना कि हमने थीसिस में पढ़ा है, तो ये जानते हो दिस एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होता है, कि बताओ जरा, थीसिस में पढ़े हो तो। हाउ डू यू राइट दिस एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट? ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, इट इज रिटन बाय, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लेटर डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये जो वेव फंक्शंस है ना, वेव फंक्शंस को यूज करके एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है ना। उस डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग ये हार्टी-फॉक वेव फंक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो थोड़ा बहुत भी ऐसे बता दोगे ना, कि वो हो सकता है कि लिखवा के देखें, या नहीं भी लिखवा के देख सकते हैं, कम से कम इतना भी बता दोगे कि हार्टी-फॉक थ्योरी में जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लेटर डिटर्मिनेंट, स्लेट, ठीक है ना। और हार्ट्री थ्योरी में जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है वो जस्ट, अब जो लोग इस पे रिसर्च किए हुए हैं ना, वो लोग बेसिकली ये सब जानते हैं कि स्लेटर डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, ओके। तो वो सभी थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, वो जब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बस इतना याद रखोगे कि ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। ठीक है, तो ये दो थ्योरी है जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो डायरेक्टली इस पे बेस्ड है, वेरिएशनल मेथड पे, ठीक है ना। और ये जो हार्ट्री-फॉक थ्योरी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज, इसी थ्योरी पे बेस्ड मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम बोल रहे थे ना मोल प्रो, सो दैट आल्सो यूजेस दिस हार्ट्री-फॉक थ्योरी, ठीक है। हार्ट्री-फॉक थ्योरी को ही यूज करके सारे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए हैं। ये थ्योरी काफी सक्सेसफुल थ्योरी है, ठीक है ना। इट वेरी एक्यूरेट, it determines the energy of ground and excited states very accurately actually, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये, इसका प्रोग्राम रन करोगे ना, तो कभी कभी अगर मान लीजिए कंप्यूटर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रन कर दिए अगर, तो हो सकता है कि काफी लंबा टाइम भी ले ले, ठीक है। जैसे हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे, तो कभी हार्ट्री-फॉक थ्योरी पे बेस्ड प्रोग्राम को अगर रन कराते थे ना, तो मतलब पर्सनल कंप्यूटर पे रन करा दिए, मान लो जिंक एटम के लिए रन करा दिए, तो 1 घंटा भी लग जाता था, ठीक है ना, वो एनर्जी कैलकुलेट करने में, तो काफी टाइम टेकिंग होता था, इट यूज टू बी वेरी टाइम टेकिंग, ओके। ठीक है, तो जानते हो मतलब ये मॉलिक्यूल्स के लिए अगर रन करा दो, और मान लीजिए बहुत अच्छा कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, मतलब तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए देखोगे लैब्स वगैरह में जो फिजिकल केमिस्ट्री के लैब्स होते हैं ना, उसमें जो प्रोग्राम रन होता है, वो आप देखोगे एक एक दिन, 2-2 दिन तक भी रन करता है, ठीक है। क्योंकि मतलब कैलकुलेशन इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, अगर हार्ट्री-फॉक थ्योरी बेस्ड प्रोग्राम है तो, ठीक है। तो इसी टाइम टेकिंग प्रोसेस को जानते हो रिड्यूस किया गया बाय अनदर थ्योरी, आप लोग जानते हो विच इज दैट थ्योरी? मेन उस जो एक नई थ्योरी आई, ठीक है ना, उस थ्योरी का मेन मतलब जो पर्पस था, मेन जो मोटिवेशन था, वो यही था कि इस थ्योरी को कंप्यूटर मतलब हार्ट्री-फॉक थ्योरी को प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कम करना है, ठीक है। सो वी वांट टू रिड्यूस द टाइम, ओके। तो जानते हो वो दैट थ्योरी, ठीक है ना, न्यू थ्योरी वाज गिवन टू रिड्यूस दिस टाइम, ओके, एंड दैट थ्योरी इज डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, ठीक है, डीएफटी जिसको बोलते हैं ना, वो मेन जानते हो आया था टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। और इसीलिए जानते हो वो थ्योरी इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया। हमने खुद देखा है, ठीक है, कि जो हार्ट्री-फॉक थ्योरी मान लीजिए 1 घंटे में जो आंसर दे रहा है ना कैलकुलेशन करके, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी 1 मिनट में देता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट और 1 घंटा कितना ज्यादा डिफरेंस है, 1 मिनट भी नहीं लगता, कभी कभी 30 सेकेंड मतलब इस तरह से भी दे सकता है। तो मतलब ह्यूज डिफरेंस है टाइम कैलकुलेशन के पॉइंट व्यू से अगर बात करें तो, इसीलिए डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी इतना पॉपुलर हुआ ना पूरे वर्ल्ड में। अभी जानते हो मतलब जितने भी मॉलिक्यूलर सिस्टम, एटॉमिक सिस्टम, इन सब का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी से ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जिस पर्सन ने डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी दिया उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया केमिस्ट्री में, ठीक है। हालांकि ही वाज एक्चुअली पर्सन ऑफ फिजिक्स, उसने वो फिजिक्स का पर्सन था, ही वाज वेरी फेमिलियर, वेरी मच फेमिलियर विथ ऑल दिस क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन, ठीक है। मगर उसने उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा हुआ केमिस्ट्री में, तो इसीलिए उसे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया, ओके। हिज नेम वाज वाल्टर कोन, ठीक है ना, वाल्टर कोन।
वॉल्टर फोन। ठीक है, तो आप कभी जानते हो इसकी स्टोरी भी आप पढ़ सकते हो। इसका बायो जो है ना, पढ़ के देखोगे आप, इसका बायो भी बहुत मतलब मोटिवेशनल है। दिस पर्सन इज वेरी हैज वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया बस, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, कि एटॉमिक फिजिक्स किस तरह से, मतलब ये कैलकुलेशन वेरिएशनल मेथड क्या है, इसका क्या यूजफुलनेस है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, मगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के जो हार्ट्री-फॉक, सॉरी, हम ये जो बोल रहे हैं ना आपको, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, वो भी बाद में वेरिएशनल, मतलब इसी अप्रोच को ही आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, वो भी वेरिएशनल थ्योरी ही है, समझ लो, वेरिएशनल मेथड है वो। ओके, सर जो पीएचडी क्वांटम में करेगा उसका उसको चाहिए ना ये सब? अब देखो पीएचडी तो आप अभी डिसाइड थोड़ी करोगे कि हम किस में करेंगे। ठीक है, पीएचडी तो आपको वहां पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग, अभी से इतना ज्यादा ये नहीं कहना चाहिए कि हम इसमें पीएचडी करेंगे। ठीक है ना। अब वो तो अभी भी स्टूडेंट, अभी जैसे हमें 2 दिन पहले एक स्टूडेंट फोन की कि सर हमारा आईआईटी गांधीनगर में भी एडमिशन हो गया है, हो रहा है, मतलब पीएचडी मिल रही है, और जेएनसीएसआर में भी पीएचडी मिल रही है, कहाँ पे ले हम। ठीक है, तो हमने फिर बताया कि जे दोनों का प्रोफेसर को देखो कि कौन प्रोफेसर है, फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करो। अब जानते हो दोनों में बिल्कुल अलग था, क्या बोलते हैं, इसमें आईआईटी गांधीनगर में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मिल रहा था, और जेएनसीएसआर में कंप्यूटेशनल फिजिक्स में मिल रहा था। ठीक है, तो हमने उससे पूछा कि आपका इंक्लिनेशन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो, तो उसने बोला हाँ सर हम जानते हैं, 5-6 प्रोग्राम जानते हैं। तो हमने बोला कि जेएनसीएसआर में ले लो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। ठीक है, तो अब कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका, अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो कि आप पीएचडी किस में करोगे। ठीक है ना, अभी ओपन रखो, बिल्कुल सारा स्कोप ओपन रखो। ठीक है, जहाँ पे मिल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग देखो कि अच्छा है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, पहले से डिसाइड करोगे ना कि हम मान लो एस्ट्रोफिजिक्स में करना चाहते हैं पीएचडी, आपको पीएचडी मिलेगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में जाने वाले बहुत लोग होंगे ना। ठीक है, तो जो अच्छा मिले हर जगह अप्लाई करो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो मिल जाएगा वहाँ पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखो अब हम लोग पहले एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे प्रॉब्लम जो आते हैं ना वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन एक दो फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। ओके, जस्ट ए मिनट। देखो इसमें होगा यहाँ पे वेरिएशनल, नहीं ये तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। ये है देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल और WKB मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना, ये सुकन्या बनर्जी का हैंड रेज किए हुए। ठीक, ठीक है, देखो जैसे ये नेट में देखो क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो लिखा है ना, वेरिएशनल कैलकुलेशन इज डन विथ नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन। ये ट्रायल वेव फंक्शन है। ठीक है ना, अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमें लग रहा है a का पावर 5/2 है यहाँ पे। ये a जो है ना 4 का पावर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पावर ऑफ 4। ठीक है, ये a जो है ना 4 के साइड में लिखा हुआ है। फॉर दी वन डायमेंशनल पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, आप पहचान पा रहे हो, विच पोटेंशियल इज इट? कौन सा पोटेंशियल है ये? इन्फानाइट पोटेंशियल वेल है कि नहीं है ना, इन्फानाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये इन्फानाइट पोटेंशियल वेल है। ठीक है, हाँ, तो इन्फानाइट पोटेंशियल वेल का ग्राउंड स्टेट देखो इससे एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें जानते हो, देखो इसमें अगर आपसे पूछे ए क्या है, व्हाट इज ए, इसमें ए क्या है, ए आप देख रहे हो ना, ये पोटेंशियल में भी वो चीज यूज हो रहा है। तो ए कोई अननोन हुआ या नोन हुआ, बताइए? सर विड्थ है। हाँ, ये विड्थ है, ये एक नोन पैरामीटर है ना, आप समझ रहे हो, ये एक नोन पैरामीटर है। ए इज नोन पैरामीटर। ठीक है, देखो हम पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ए जो है ना वो एक नोन पैरामीटर है। ठीक है, तो इसमें जानते हो मतलब आप इसमें ए के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो। मतलब हम बोल रहे थे ना कि जैसे मान लीजिए, देखो पहले समझ लो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायल वेव फंक्शन यूज किया बी आर, और हम बताए नहीं कि बी क्या है,
तो b हमारे लिए एक अननोन पैरामीटर हुआ। हम b का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो हम ये सब कुछ लेकर के ट्राई करके देखेंगे कि मिनिमम एनर्जी किससे निकल रहा है। जिससे मिनिमम निकलेगा वही, मतलब हम मैक्स b अगर अननोन वेव फंक्शन में अगर अननोन पैरामीटर है ना, तो समझ लो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और अगर अननोन पैरामीटर नहीं है तो नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कोई ए जो है ना पोटेंशियल में भी दिया हुआ है, तो मतलब ए विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल है, ये नॉन पैरामीटर है, सो देयर इज नो अननोन पैरामीटर इन वेव फंक्शन। तो बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना, उसी से आंसर आ जाएगा। यू विल गेट आंसर यूजिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बस आंसर, दैट्स ऑल। ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए जैसे ये 5 नंबर में हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन में देखिए अल्फा यूज किया हुआ है और वेव फंक्शन में बी यूज किया हुआ है। तो देखो बी जो है ना सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो पोटेंशियल में ए यूज हुआ था, तो ये ए जो है सिस्टम का पार्ट हो गया, मतलब इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में यूज हुआ है, वही वेव फंक्शन में भी यूज हो रहा है। तो अननोन पैरामीटर यहाँ नहीं था। अब देखिए सिस्टम में अल्फा यूज हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वेव फंक्शन में देखिए बी यूज हुआ है, तो बी आपके हैमिल्टोनियन में नहीं लिखा हुआ है, तो बी हमारे लिए अननोन पैरामीटर है। यहाँ पे बी लिखा हुआ भी है कि बी वेरिएशन पैरामीटर है। तो आपको जानते हो इस क्वेश्चन में जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना हैमिल्टोनियन का, उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, तभी इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए नेट में ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी आया है, फिर इधर भी आया हुआ है, देखो ये वाला। अच्छा ये तो उसका है, WKB का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब WKB का है, ठीक है ना। ये है देखो ये तो इसमें आप बताइए मैक्सिमम मिनिमम लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, एस्टिमेटेड यूजिंग ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है ना, ये ट्रायल वेव फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। ওপরে এখন আর যেতে হবে अब না, आप আমি देखिए, अच्छा माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है। চলে नहीं আসবো। तो देखो इसमें जानते हो मैक्सिमम मिनिमम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, देखो हम बता रहे हैं आपको। आप इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इंटीग्रेशन का लिमिट आप देखो, इधर तो 0 है ना, तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा -a से +a, तो आपके आंसर में a बच जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब निकालोगे ना, तो यू विल गेट a। अगर मान लीजिए आंसर में a बच रहा है, लेकिन इधर देखो a नहीं बच रहा है, इधर a नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम करके a का वैल्यू निकाला हुआ है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम, समझ गए ना, इसमें लगेगा वो। अगर ए बच गया आंसर में, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, तो उसमें लगाना पड़ेगा मैक्सिमम, तभी आएगा आंसर। अगर ए नहीं बच रहा है तो समझ लो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, कुछ में नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है देखो इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या बोलते हैं, ये ए होगा, वही दोनों सेम है यहाँ पे, ए और ए। अब आंसर में देखो ए नहीं है यहाँ पे, इसमें लगाना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम, इसमें लगेगा। मतलब वेव फंक्शन में जो पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर आपके आंसर में नहीं दिख रहा है, समझ जाओ कि लगेगा, वो मैक्सिमम मिनिमम लगेगा इसमें। जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट में तो आंसर आ सकता है, उसको तो रिमूव करने की हाँ जरूरत मतलब नहीं, वो कांस्टेंट यहाँ पे जो है वो सब तो रहेगा ही, ठीक है ना, लेकिन वेव फंक्शन वाला कांस्टेंट नहीं है ना। देखो जैसे इसमें ए दिया हुआ है वेव फंक्शन में, अब आंसर में आपका ए नहीं दिख रहा है ना कहीं पे, आंसर में ए नहीं दिख रहा है, समझ लो उस ए को हटाया गया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम किया गया एनर्जी को, ठीक है। इसीलिए जानते हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेटिव होता है। तो इसीलिए आपको जानते हो ध्यान रखना है कि एग्जाम में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा और ट्राई अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। वेरिएशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन अगर दिखेगा ना, तो उसको लास्ट में रखोगे। अगर मान लीजिए सी पार्ट में 20 क्वेश्चन का 20 आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ट्राई करो वेरिएशन प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट कर लिया तो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन देखो करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, इसमें लिखा है वेरिएशन कैलकुलेशन इज डन विद नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे वेव फंक्शन लिखा हुआ है √15, ये ऐसा है हमें लगता है, √15/4 है, और यहाँ पे a⁵ है, ठीक है ना, और इधर है a² और -x², ठीक है ना। ये एक्चुअल में जानते हो यहीं पे होगा, यहाँ पे साई सॉरी ए जो है ना 4 का पावर नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना, तो एक तो डायमेंशनलेस नहीं है ना, तो यही होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पोटेंशियल ऐसे दिया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू v ऑफ x, कितना दिया हुआ था एक बार देखिए, एक मिनट, हाँ ये दिया हुआ है, देखिए 0 फॉर x मॉड ऑफ x लाइंग बिटवीन -a एंड +a हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है ना, और इन्फिनिटी दिया हुआ है व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो देखिए हम लोग इसमें बस डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन, तो हैमिल्टोनियन लिखोगे ना इसमें, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखना पड़ेगा p², तो -h² अपॉन 2m, सॉरी अपॉन
2m और इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ एक्स। तो v ऑफ एक्स तो ये वाला लिखना पड़ेगा ना, हम इसी रीजन में कैलकुलेशन करेंगे, बाकी रीजन में तो पार्टिकल होगा ही नहीं, इनफाइनाइट पोटेंशियल में तो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हटा दो यहाँ से, बस ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हैमिल्टोनियन है, तो अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन के निकालते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो एस्टिमेटेड एनर्जी निकलेगा ना, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन होगा ऐसे साई एच साई, ठीक है। तो ऐसा लिखना होगा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, देखो यहाँ से साई स्टार, आप लोग को याद है हम बता चुके हैं पहले कि ये देखो डबल डेरिवेटिव का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो ना, देखो एक मिनट, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, और ये जैसे साई स्टार है और फिर यहाँ पे d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे dx है, ठीक है। तो इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा और d साई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दैट, ओके। याद है आप लोगों को, ऐसा ये बता चुके हैं हम। तो ये जो है ना इतना आ जाता है, देखो जब भी सेकंड डेरिवेटिव का ये निकाल रहे होंगे ना, काइनेटिक मतलब कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये एच बार स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है, और ये बन जाता है ऐसे, देखो डी साई बाई डी एक्स का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे dx, ये बन जाता है। ये हमेशा इसको ऐसे ही कर दोगे ना, आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इससे 2x आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो होल स्क्वायर करोगे ना तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 और डिवाइड बाई a का पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये बच गया। और फिर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, 2m, और इधर से बच जाएगा हमारा ये, आप देखो एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि 2 जो आया ना 2 का स्क्वायर से हम 4 को कैंसिल कर दिए इधर, देखो यहाँ पे, अच्छा इसका स्क्वायर है भी है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, 4 यहाँ पे जो है ना एक 4 भी रहेगा, है ना, रहेगा ना 4, क्योंकि आप देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे 2 आया, तो 2 का स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर से 4 आया, उससे एक 4 कैंसिल, लेकिन ये स्क्वायर ये भी तो हो जाएगा ना, तो उससे एक 4 बच जाएगा, ठीक है। देख लोगे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताओगे आप लोग, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इसमें लिमिट देखो, ये जो है ना वेव पोटेंशियल जीरो है, मॉड एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, ये बेसिकली ऐसा है, ठीक है ना। जब भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ये लिखा होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है माइनस ए और प्लस ए के बीच में है, ये माइनस ए टू प्लस ए लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से 15 और बाई 4 ए का पावर 5 और इंटू एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे तो a क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन फंक्शन है ना, तो प्लस ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि कितना आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, तो 5 एच बार स्क्वायर अपॉन 4m और a स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, यही आंसर है, दैट्स इट। अच्छा ये तो काफी आसान था, है ना, इट वाज क्वाइट इजी, कभी कभी उतना इजी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आंसर आया देखो 5 एच बार स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये वाला आंसर आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। ये तो काफी इजी था, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन, चलो इसी को करा देते हैं, इसमें वेरिएशनल पैरामीटर का दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसमें हमें ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हैमिल्टोनियन इतना दिया हुआ है माइनस अल्फा डेल्टा एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, इसमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ है माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और डेल्टा एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए इसमें ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है साई इज इक्वल टू a e टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो वेव फंक्शन है ना, देखो इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये देखो इसमें लिखा हुआ था कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड है तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ये ऑब्वियसली नॉर्मलाइज नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो इसीलिए इसमें जानते हो आपको एनर्जी जब लिखोगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, साई एच साई और फिर डिवाइडेड में साई साई का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है ना, दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर ये तो, अगर नॉर्मलाइज होगा तो इसका इनर प्रोडक्ट से 1 आ जाएगा, तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये नॉट नॉर्मलाइज्ड है, तो इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है।
तो अब आप देखिए यहाँ से जब हम इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये तो आप जानते ही हो कि अभी हम जैसे बताया कि ये आ जाएगा डी साई बाई डी एक्स का मॉडुलस का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। ओके, तो इससे तो ये आ जाएगा, और इसका निकालना है हमें, तो ये माइनस अल्फा, और ये अल्फा और डेल्टा एक्स हो गया, और यहाँ पे साई मॉडुलस का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड में यहाँ पे साई मॉडुलस का होल स्क्वायर और इनटू डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट देखें क्वेश्चन में क्या था, कुछ लिमिट वगैरह दिया हुआ है। तो ये है, देखिए इसका हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, तो वेव फंक्शन देखो इसको हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे ये वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा जाकर। ओके, तो लिमिट यही लेना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड वाला टर्म तो सर सीधा ये हो जाएगा ना, mod साई स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। हाँ वही होगा। तो देखो अब यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर, और इससे दूसरा आ जाएगा 4। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना एक बार, तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियली रहेगा, एक b बाहर आएगा और एक 2x बाहर आएगा, ठीक है ना, तो इधर b स्क्वायर भी हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और e टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इतना आ रहा है। ओके, और इधर से देखो, इधर से ये वाला टर्म अल्फा हो गया, और इसमें साई मॉड को हम 0 पे निकालेंगे तो 1 हो जाएगा ना, ये x इक्वल टू 0 पे निकालोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर डिवाइडेड में यहाँ पे बेसिकली ए स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ए स्क्वायर देखिए सभी से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ठीक है, तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, गामा फंक्शन से इंटीग्रेट करके देखेंगे, ठीक है ना, तो ये गामा फंक्शन से इंटीग्रेट हो जाएगा ये। ओके, तो देखो जरा इंटीग्रेट करके कितना निकल रहा है। एक बार हम ये इंटीग्रेशन आप लोग को बताए थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद ऐसा कुछ हम बताए थे ना, देखो ई टू द पावर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे उसको मत यूज करो, वो जानते हो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना, तो और कभी कभी जानते हो, एक बात बता रहे हैं आपको, एक दो बार ऐसा हुआ है कि नेट एग्जाम में जो हिंट दिया हुआ है ना इंटीग्रेशन का, वही गलत दिया हुआ था, ठीक है, एक या दो बार ऐसा हुआ है कि वो गलत दिया हुआ था, ठीक है। अब गलत दिया हुआ है तो स्टूडेंट तो उसे यूज करेंगे तो गलती करेंगे, ये सब इंटीग्रेशन में जानते हो डायरेक्ट खुद ही कर दो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, बी एक्स स्क्वायर, जैसे 2b एक्स स्क्वायर है, इसको मान लो t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t बाई 2b अंडर रूट, ठीक है ना, तो इससे dx निकालोगे ना, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रूट 2b, और यहाँ पे t का पावर 1/2 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल गेट, dt और dt, और एक dt भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर सभी से कैंसिल हो गया, तो 4b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी कर दो इसको, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सब इवन फंक्शन है ना, ये 0 से इन्फिनिटी कर देंगे, 2 का फैक्टर इसमें भी आएगा, तो ये वाला 2, चलो यहाँ पे 2 का फैक्टर कर देंगे, तो ये एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे t/2b, ठीक है ना, t/2b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2b इससे भी आएगा, फिर यहाँ पे dx में जो है ना ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बेसिकली एक 1/2b आ रहा है इससे, और फिर इससे भी आएगा 1/2b का पावर रूट आएगा यहाँ पे, तो ये पावर जो है ना 3/2 हो जाएगा 2b, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से t का पावर 1/2 आ रहा है, अच्छा देख लो कैलकुलेशन जैसे भी जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, e का पावर माइनस t आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, ओके, और इधर से t का पावर 1 और इधर से 1 कैंसिल हो जाएगा, t का पावर 1 t आ जा रहा है यहाँ पे, आई थिंक, ओके, देख लो जरा आप लोग, ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस यहाँ पे अल्फा बच जाएगा, और इधर जो है ना हमारा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, और इसमें e का पावर माइनस t, और dx बस पुट करना होगा यहाँ पे, तो t का पावर यहाँ पे dx वाले में, तो देखो t का पावर हाफ -1 आ रहा है, और 1/√2b तो आएगा ही,
ठीक है ना, रूट टू बी। अच्छा dx में एक 2 भी है यहाँ पे 2, ठीक है ना, देयर इज ए dx का वैल्यू पुट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो 2 भी है यहाँ पे 2, सॉरी आप समझ जाओगे, यहाँ पे 2 भी है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे dt आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग करना है खुद भी, जैसे भी कर लो, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, b का पावर 3/2 है ना, उससे ये कैंसिल होगा, तो ये बेसिकली 8 से ये 2, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा आई थिंक। देखो कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2√2 और b का पावर 1/2 आ रहा है, ठीक है, b का पावर 1/2, इधर से इंटीग्रेशन से 1 आ जाएगा, ये वाला गामा 2 बन जाएगा, ये गामा 2। ओके, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना आप, 2 - 1, 1 है ना, तो 2 - 1 गामा 2 बनेगा, गामा 2 इज 1 एक्चुअली, बिकॉज दैट इज फैक्टोरियल 1, माइनस यहाँ पे अल्फा है, ठीक है ना, ये वाला टर्म इधर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस अल्फा, और डिवाइडेड में यहाँ पे आप देखिए ये सब कैलकुलेट करोगे, 2 कैंसिल हो गया, 1/√2b और रूट पाई, ये बेसिकली बन रहा है 1/√2b रूट पाई, ये गामा हाफ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, तो इतना आ रहा है। तो इसको इसको अगर डिवाइड करेंगे ना, देखो ई, ये वाला तो कैंसिल हो गया इधर से, है ना। हमारा आंसर ठीक आया है क्या, देखो जरा कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। x² का फैक्टर नहीं है, क्या कह रहे हो? x² का फैक्टर नहीं था। अच्छा वो एच बार स्क्वायर, हाँ सही कह रहे हो, ये यहाँ पे छूट गया था, एच बार यहाँ पे ये छूटा था, यहीं पे हम गलती कर दिए थे ना, h²/2m। चलो ठीक है, तो वो फर्स्ट वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो ठीक है यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक है क्या, कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें? और सर ऊपर में सर जो 1/2b⁵ लिखा है उसमें और एक 2 का फैक्टर है। यहाँ पे यस अच्छा, इसमें भी हाँ एक 2 का फैक्टर है, सही कह रहे हो, dx वाले में है ना 2 का फैक्टर है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2√2 ना हो करके ये इतना ही आएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। लेकिन b का पावर हम सही लिख रहे हैं क्या, एक बार देखें जरा, देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमारा b 2b आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x देखो 2bx² को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो x यहाँ से बेसिकली आ जाएगा 2b, और यहाँ से 2b का पावर 3/2 1/2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली b का पावर 3/2 आ रहा है, ठीक है, b का पावर यहाँ पे 3/2 आ गया। अच्छा अच्छा, ये जो b है ना वो डिनोमिनेटर, ये जो है ना डिनोमिनेटर में है, अच्छा अच्छा, तो ये b ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, हमसे इसलिए मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा था हमको, बाकी सब कुछ ठीक है ना, ऑल राइट। तो ये जो है ना ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से बच जाएगा, देखो ये 2b, ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2b 1/√π यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो है ना ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये अल्फा, और ये हो जाएगा √2b, ठीक है। इतना, आर यू ऑल गेटिंग दिस? देखो जरा एक बार कैलकुलेशन करके, तो ये इतना आ गया। अब देखो ये b के फंक्शन में आया ना, तो फॉर मिनिमम ई के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि बेसिकली de/db, डी पैरामीटर है ना यहाँ पे, तो इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करोगे ना, तो देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस ये अल्फा √2, और बेसिकली 1/2√b बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए कि हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये बेसिकली b का वैल्यू जो निकलेगा ना, वो हमारा निकल जाएगा α²/8, ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल गेट, b इज इक्वल टू α²/8 निकल रहा है। अरे सही कह रहे हो, तो यहाँ पे फिर वो वाला फैक्टर फिर अभी मिस हो गया ना, h²/2m, ये अच्छा था ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है, रुको एक मिनट। देखो यहाँ h²/2m छूट गया था ना सब ऊपर में ही, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e का वैल्यू जो है ना ये निकला हुआ है, बेसिकली ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h²/m और इंटू b, माइनस अल्फा और फिर 2b, और फिर इधर है √π 1/√π,
ये निकला हुआ है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। वहां से एच बार स्क्वायर अपॉन 2m छूट गया था, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल हो गया तो इतना बचेगा। तो अब देखो यहाँ से लिखते हैं डी बाई डी बी इक्वल टू 0। तो ये 0 करोगे तो एच बार स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा और माइनस, ठीक है ना। इसको लिखोगे तो अल्फा √2 अपॉन यहाँ पे 2√b आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम लोग अब जो है ना b यहाँ से निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू, ये बस इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो b आप निकालेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली अल्फा स्क्वायर m और डिवाइडेड बाय h बार पावर 4 और इंटू 2। ये b का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। अब देखो देखते हैं, ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट वी गॉट b टू बी इक्वल टू। तो इसको पुट करते हैं, पुट इनटू e, पुट इनटू e, ई में इसको पुट करो, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए ई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच बार स्क्वायर अपॉन एम और इंटू बी का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे ना तो ये अल्फा स्क्वायर एम, स्क्वायर भी होगा। हाँ अच्छा हाँ एम का स्क्वायर होगा, हाँ हाँ ठीक है एम का स्क्वायर है, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर और अपॉन 2 एच बार का पावर 4 है ये, ठीक है ना, माइनस अल्फा और √2 तो यहाँ पे है ही है, और बी का रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो बी का रूट लोगे तो अल्फा एम अपॉन √2 और इंटू एच बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एच बार स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जा रहा है अल्फा स्क्वायर और एम और डिवाइड बाय 2 एच बार स्क्वायर और माइनस यहाँ से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर एम अपॉन एच बार स्क्वायर। तो ये बेसिकली आंसर आ रहा है अल्फा स्क्वायर एम अपॉन 2 एच बार स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, दैट्स द ग्राउंड। एक बार देखें जरा क्या आंसर है। 1/√2 का क्या फैक्टर? हाँ एक मिनट रुको, देखो ये जो है ना हमारा, अच्छा हाँ एक √1/√पाई भी था ना उधर, वो रहा वो देखो रूट पाई, ठीक है ना। तो 1/√पाई, रूट पाई हमारा था, एक मिनट, तो रूट पाई से रूट पाई ही तो, रूट पाई तो कहीं दिख नहीं रहा, पाई दिख रहा है हमारा, रूट पाई कैसे आ गया। ऐसे देखो हमारा आंसर जो है ना अल्फा स्क्वायर एम बाई एच बार स्क्वायर तो दिख रहा है सब कुछ, ठीक है ना। और पाई का फैक्टर रूट पाई आ रहा है हमारा, इसमें पाई ऐसे नहीं आया। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुआ ना हमारा। देखो हम इसीलिए आप लोग को बोल रहे थे कि ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है ना, देख रहे हो, ये कुछ भी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस ये कैलकुलेशन है। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसको जो है ना थोड़ा अवॉइड करोगे एग्जाम में, अगर आ भी गया ना तो इसको छोड़, मतलब लास्ट में रख सकते हो जब सारे क्वेश्चन हो जाए ना, तो क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, देख रहे हो ना, हमसे भी हो रहा है मिस्टेक, ठीक है, और आप लोग के सामने भी हो रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हो, अभी नोटिस भी नहीं हो रहा है ना कहाँ पे मिस्टेक हुआ। चलो अब कर लोगे आप लोग, देखो मेथड समझ में आ गया ना, मेथड यही है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक पता नहीं कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। रूट पाई हमारा यहाँ पे जो है ना रूट पाई आ रहा है, ठीक है, वो रूट पाई था ना इसमें, यहाँ पे एनर्जी में देखो यहाँ पे रूट पाई था, तो हमारा आंसर तो यहाँ पे 1/√पाई आ रहा है। पता नहीं इसमें तो रूट पाई दिया नहीं है, ओवरऑल मैच कर रहा है बट रूट पाई का फैक्टर से मिस हो रहा है। ठीक है, चेक कर लोगे आप लोग इसको, ठीक है। तो मेथड देखो समझ में आ गया ना सभी को कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल में। एक में तो बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला, आंसर आ गया, तो आप क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम बताए ना, देखो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में वेव फंक्शन में एक पैरामीटर है, आंसर में वो पैरामीटर नहीं है, आप समझ जाओ मैक्सिमम मिनिमम भी लगेगा, तो थोड़ा सा लेंदी होता है ये कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जो क्वेश्चन में पैरामीटर है ना वो सिस्टम में भी है, ठीक है ना, ये सिस्टम में भी है और आंसर में भी वो पैरामीटर है। अब देखो ए वाला पैरामीटर आंसर में भी है, तो इसमें मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारा आंसर यहाँ से आ गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दिस इज इजी, ओके, और सेकेंड वन इज एक्चुअली टफ, ठीक है। तो बस यही है, देखिए वेरिएशनल प्रिंसिपल, ओके, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो कि इसके क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट कर लो। हम सोचे थे कि आज दोनों डिस्कस कर देंगे, वेरिएशन प्रिंसिपल और पर्टर्बेशन थ्योरी। तो आप लोग ऐसा करो कि इसको जो है ना थोड़ा इसके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लो, वेरिएशन प्रिंसिपल के एक दो, और थोड़ा क्या बोलते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। अभी जो नेक्स्ट क्लास हम इवनिंग में लेंगे ना उसमें हम पर्टर्बेशन थ्योरी करा देंगे, और एंगुलर मोमेंटम वगैरह का जो क्वेश्चन है ना वो भी आप लोग क्या बोलते हैं अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है।
अभी हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे ना, अभी कितना टाइम बच रहा है, हम लोग स्टार्ट मतलब 12 तक है ना क्लास, तो 15 मिनट लगभग बच रहा है। तो जानते हो होता क्या है कि लास्ट बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि देखते हैं ना लेक्चर, ठीक है, तो उनको लगता है हाँ वेरिएशन प्रिंसिपल चल रहा है, अब कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चन चल रहा है, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। अब पता चला पर्टर्बेशन थ्योरी छूट गया उनका पूरा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं इसको अटेम्प्ट करके रखोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। सर एंगुलर मोमेंटम वाले असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट, ये सर 61 क्वेश्चन। ये वाला नहीं आई मीन सॉरी सर, एंगुलर मोमेंटम नहीं, ये हाइड्रोजन वाला असाइनमेंट, हाइड्रोजन एटम वाला। हाइड्रोजन एटम 61। हाँ यस सर। पार्टिकल इन 2s स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेव फंक्शन, ये दिया हुआ है। वेयर r इज द रेडियल कोऑर्डिनेट with respect to nucleus as origin, a naught is the Bohr radius. The probability p of finding the electron somewhere inside a sphere of radius lambda a naught centered at the nucleus is best described by graph। ठीक है, मतलब किसी रेडियस लेमडा ए के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कौन से ग्राफ से बेस्ट पता चलेगा वो बताना है, हम लोग ठीक है ना। ऐसा चेक कर सकते हैं क्या सर, इसमें नोड हमारे पास 1 होगा सर इसमें इसमें जानते हो मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर नहीं प्लॉट किया गया है, वर्सेस लेमडा प्लॉट किया हुआ है, समझ रहे हो ना। वो जो हम लोग प्लॉट करते हैं ना, वो ध्यान रखे होगे कि वो जो हम लोग प्लॉट पढ़े थे ना वो एक्चुअली ऐसा था, वो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट कर रहे थे या आर एन एल प्लॉट कर रहे थे। आर एन एल ऊपर में होता था वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हमारा आर होता था, समझ रहे हो ना, दैट वाज आर। और इसमें आर नहीं है, इट इज नॉट आर, देख रहे हो ना, इसमें आर नहीं है, ये क्या है, लेमडा है, लेमडा है ये। और दूसरी बात जानते हो, ये जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है ये, समझ गया ना, इट इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली ऐसा है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिया है इसको, इसमें जो है ना पी जो निकला हुआ है ना वो बेसिकली ऐसा है साई मॉडुलस का स्क्वायर और डी टॉ, और ये 0 to लेमडा ए, ऐसा है। ये लेमडा ए तक इंटीग्रेट करने के बाद देखो लेमडा जब आ जाएगा ना यहाँ पे, उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, ठीक है ना। तो मतलब ये यहाँ से लेमडा का फंक्शन तो निकलेगा ही, ठीक है ना, तो ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना बेसिकली क्या बोला गया है कि इसमें पार्टिकल इन 2s स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेव फंक्शन, इस तरह से दिया हुआ है, वेव फंक्शन इतना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हमें अगर हम प्रोबेबिलिटी मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना तो दिस इंटीग्रेशन यू विल हैव टू डू, और फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी जो है ना लेमडा, पहले हम लोग बिना इंटीग्रेशन के हुए प्लॉट कर रहे थे, आप ये ध्यान रखोगे। पहले जो भी कैलकुलेशन कराया गया ना वो बेसिकली ऐसा कराया गया, आप देखिए कि आर एन एल वर्सेस आर हम लोग प्लॉट कर रहे थे, तो बिना इंटीग्रेशन का ये फंक्शन है, बेसिकली ये फंक्शन है, ठीक है ना। फिर हम लोग प्लॉट किए इसको आर स्क्वायर और आर एन एल का, ठीक है ना, आर एन एल का स्क्वायर, इसको प्लॉट किया हम लोग, तो ये भी आर का फंक्शन है ये। अब ये आर का फंक्शन नहीं है, ये इंटीग्रेशन हो चुका है आर, ठीक है ना, लिमिट ये लेमडा का फंक्शन बन जा रहा है अब, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो अगर इसमें एक चीज लेकिन इन्फॉर्मेटिव लॉजिक का क्वेश्चन है, जानते हो हमें लगता है लॉजिक से ही आंसर होगा इसमें, जो है ना देखो 2s ऑर्बिटल में है, ये 2s ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। तो 2s ऑर्बिटल में है, तो देखो अगर हम बेसिकली ऐसे सोचें, देखिए आप ऐसे सोचिए, पहले ये पॉइंट है, मान लो हमारा r इक्वल टू 0 पॉइंट, मतलब हम एक इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना 2s ऑर्बिटल में है। तो अगर हम देखिए जैसे मान लो थोड़ा सा हम कम रेडियस के स्फेयर के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं, तो यहाँ पे p का वैल्यू हो सकता है कि 0.1 निकलेगा, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा रेडियस को बड़ा करते हो अगर, एक बड़े स्फेयर, मतलब एक बोला गया ना विद इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेयर बोला गया है यहाँ पे, ये जो है ना रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है लेमडा इंटू ए, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हम बहुत कम कर देते हैं, लेमडा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो विद इन फर्स्ट बोर रेडियस भी नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो लेमडा इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कम होगा, फिर बड़ा करोगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 0.4 हो गया, फिर और बड़ा स्फेयर लोगे, ठीक है ना,
तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0.4 हो गया, ठीक है ना, या 5 हो गया। तो इन्फानाइट लेमडा का वैल्यू अगर इन्फानाइट करेंगे ना, इफ लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो प्रोबेबिलिटी विल टेंड टू 1। तो ये हमारा एक लॉजिक होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी में प्रोबेबिलिटी शुड टू टेंड टू 1। तो ये वाला देखो यहाँ पे जरा ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। तो इसमें आप देखो इन सब में प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 1 कौन किस में दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी मतलब अल्टीमेटली सैचुरेट हो जाएगा ना, ये ग्राफ जो है ना सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इतना हमें पता है ये ग्राफ जो है ना ऐसा होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस लेमडा, क्योंकि लेमडा रेडियस को बोल दिया गया लेमडा है, लेमडा को हम इन्फिनिटी करेंगे ना तो मतलब हम एक इन्फानाइट स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इतना तो पता है कि लास्ट में जो है ना ये वैल्यू 1 को जाएगा, मैक्सिमम 1। तो ग्राफ जो है ना लास्ट में इसको अप्रोच करेगा ऐसे, इधर से इट विल अप्रोच दिस ऐसा, ठीक है। इसको तो अप्रोच करना ही चाहिए। अब इधर जो है ना, इधर कैसा होगा, इधर ऐसे डायरेक्ट ऐसे आएगा या कुछ किंक विंक आएगा, तो वो हमें देखना है। तो देखो आप लोग जानते हो ना, बोर ऑर्बिट में हम जानते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ऐसे इन सभी ऑर्बिट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे n=1 वाला ऑर्बिट यहाँ पे है, फिर n=2 वाला ऑर्बिट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना मैक्सिमम होती है बेसिकली n=1 के केस में, मतलब नहीं, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इधर थोड़ी बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए जानते हो इसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसे देखें तो अगर हम एक स्फीयर हेलो होल्ड हो गया क्या? फ्रीज हो गया। ब्लैक हो गई क्या तो इसकी? हाँ फ्रीज हो गया। देखो इसमें इसमें जो है ना मतलब दो ऑप्शन तो मतलब डेफिनेटली करेक्ट लग रहा है, एक तो ये है और दूसरा जो है ना एक ये, इसमें लेकिन फ्रीज हो गया था। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि देखो इसमें जो है ना मतलब लास्ट में जो है ना प्रोबेबिलिटी शुड बिकम इक्वल टू 1, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, देखो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली बोल दिया कि स्फीयर के अंदर पाए जाने, तो बहुत बड़ा स्फीयर कर देंगे ना तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगा। तो इसमें आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ही करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि 0 से स्टार्ट करके जैसे जैसे हम स्फीयर का रेडियस बड़ा करते जाएंगे ना, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ता ही जाएगा ना, इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग। आई थिंक बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। इसमें क्या दिखाया है कि इसमें थोड़ा सा पहले यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद इधर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो रेडियस को बढ़ाएंगे तो कम कैसे हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। अगर आप ऐसे कहो कि मतलब ये हम हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि एक स्फीयर हम ऐसे ड्रॉ किए और एक स्फीयर इसमें ऐसे ड्रॉ किए, एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ किए। तो ये सारे मतलब इमेजिनरी मैथमेटिकल स्फीयर है, कोई ऑर्बिट नहीं है, समझ रहे हो, दीज आर नॉट ऑर्बिट्स, दीज आर इमेजिनरी मैथमेटिकल स्फीयर। हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या इसके अंदर या इसके अंदर, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा स्फीयर होगा उसके अंदर प्रोबेबिलिटी तो उसकी उतनी ज्यादा होगी ना, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए हमें लगता है, ठीक है। एक बार देखो आंसर इसका क्या दिया हुआ है, ये कौन TFR का क्वेश्चन है, ये TFR 2014, अभी हम लोग ओपन किया था ना TFR 2014 का पेपर। एक मिनट अभी दिखाते हैं, एक मिनट। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोबेबिलिटी शुड गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा इसमें ग्राफ थोड़ा अलग बना हुआ है, समझ गया ना, उसमें जानते हो डिक्रीज दिखा रहा था ना, उसमें डिक्रीज दिखा रहा था, इसमें जो है ना थोड़ा सा अलग है, ये मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। मगर बहुत ज्यादा मतलब स्मूथ ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये इसको दिया है आंसर में।
उसमें जानते हो ग्राफ ऐसे करके नीचे कर दिया था ना, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा ये लग रहा था। इसमें जानते हो मतलब यही कहा जाएगा, ये जानते हो बेसिकली इस ये जो है ना 2s ऑर्बिटल दिया गया है ना, तो 2 बेसिकली इसका ये तो है कि देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और देखो अल्टीमेटली जो है ना 1 पे जाके सैचुरेट हो रहा है, ये भी 1 पे जाके सैचुरेट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे जो ये किंक दिया हुआ है ना, दिस पोर्शन, इसे हमें ये जानते हो थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। ये आप सभी लोग अपना अपना एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें मतलब जानते हो एग्जैक्टली थोड़ा मुश्किल है बता पाना कि अब मैथमेटिकल डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो फिर बता सकते हैं, अदरवाइज ये बता पाना कि थोड़ा यहाँ पे किंग क्यों आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज समवॉट ट्रिकी। सर एक रीजन ये नहीं हो सकता है क्या कि जैसे अपन ये कहते हैं कि रेडियस के अराउंड जाता है तो एक मैक्सिमा आता है कि थोड़ा वो तुम लोग उससे रिलेट क्यों कर रहे हो? देखो आप लोग समझ थोड़ा, देखो पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान से मतलब रिलेट करके पढ़ो ना। उस वो एक अलग चीज थी, ये अलग चीज है, आप लोग ये चीज समझना पड़ेगा ना पहले। आप देखो उसमें अल्टीमेटली हर फंक्शन में कैसा दिखाया जा रहा था, हर ग्राफ में आपको याद है कि ऐसे मैक्सिमम दिखाने के बाद लास्ट में इन्फिनिटी में क्या दिखा रहे थे हम लोग? इन्फिनिटी में 0 दिखा रहे थे, समझ गए ना। उस उन सब में प्रोबेबिलिटी वाले में जो है ना इन्फिनिटी में हम 0 दिखा रहे थे ना, इसमें इसमें यस सर। उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा था, वो वेव फंक्शन के स्क्वायर को हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके प्लॉट कर रहे थे, तो वो वो चीज थी रेडियल वो। था वो। हाँ वो रेडियल वेरिएशन था, ठीक है ना। और नहीं नहीं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो, और ये प्रोबेबिलिटी है, दोनों में डिफरेंस है। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था समझ लो एक तरह से, दैट वाज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये प्रोबेबिलिटी बोल दिया है। उसमें 1 पे नहीं जा रहा था ग्राफ, वो 0 पे जा रहा था अल्टीमेटली, इसमें 1 पे जा रहा है। जानते हो देखो हम मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग इतना तो जरूर बता सकते हैं इसमें कि 1 पे जाएगा, ये दोनों पॉसिबल थे, ठीक है ना, लेकिन ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। चलो आप लोग भी इसके बारे में सोचोगे, ठीक है ना, हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सोच के हम आपको मतलब सोचना क्या है वो जानते हो, मैथमेटिक्स पे अब जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्चुअली आप एक्सप्लेन थोड़ा मुश्किल है इसको करना, ठीक है, मैथमेटिकली ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। चलो एक बार सोचोगे आप लोग भी, ठीक है ना। मतलब जानते हो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, ये और ये बता पाना, ठीक है। हालांकि इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ग्राफ जो है ना बहुत ज्यादा ऐसा स्मूथ जैसा, मतलब मैथमेटिकली हम ऐसा कह सकते हैं। देखो आप लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखते हो ना कि जैसे ऐसे फंक्शन आता है 1 - e टू द पावर माइनस p का फॉर्मूला जब आता है ना, तो दिस फॉर्मूला हैज ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसे देखते हो ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ऐसा ग्राफ आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसा फंक्शन जो है ना वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा मतलब स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वो सेकंड वाला ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ एग्जैक्टली जब मतलब यहाँ पे 1 माइनस ऐसा होता है ना तो आ जाता है ये। इसमें आप देख रहे हो ना आर का फैक्टर भी है वहां पे, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं आएगा, ओके, इट वोंट बी लाइक दिस, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो वेव फंक्शन दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे ये सब फैक्टर भी है ना आर वगैरह के, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, ओके। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इस तरह से विगल टाइप का इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहा जा सकता है, अदरवाइज आप इसको और कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सर इसमें वेव फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हमसे मत पूछो, ठीक है ना, वो आपको आपको अगर आइडिया आ रहा है तो हम बोलते हैं ना हमेशा, कुछ आइडिया आ रहा है तो करके देख लो, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आप सोचो कि एग्जाम में वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। घर में कुछ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं एग्जाम में भी कर लोगे, ठीक है। नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं ना कि एग्जाम में हम कितना बता सकते हैं, तो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी 1 बता सकते हैं, यहाँ पे 1 बता सकते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। और थोड़ा सा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि इससे मैच करा के इसमें पूरा स्मूथ आता है, तो इसमें वैसा नहीं होगा ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे मतलब इसको इंटीग्रेट वगैरह करने पे कुछ और भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ये इस तरह का बन सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट इसीलिए डी ऑप्शन है। लेकिन आपको हम देखो क्लियर बता रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट इसको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन भी नहीं है ना अभी। जानते हो क्या होगा, हम ये प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए पहले इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, इसका साई मॉडुलस स्क्वायर करना पड़ेगा, डी टॉ फिर 0 से लेमडा ए तक इंटीग्रेट करोगे तो फिर वो लेमडा का फंक्शन बनेगा, फिर आप उसको प्लॉट करोगे। तो दिस इज नॉट क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके। आप लोग और क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है।